शाम का प्लान था वैसे जाने का, लेकिन अब इंडिया की बैटिंग अभी हो रही है, तो हाँ। शाम को फिर अब फिर शायद शाम जाने का मतलब बनेगा? नहीं नहीं, अब नहीं मतलब। मैं वही आपसे पूछने वाली थी हाँ। कि आई एम श्योर आपके पास नहीं, मेरे पास टिकट्स थी हाँ। आज शाम की, मैं प्लान भी था कि सेकंड हाफ में जाऊंगा मैं, लेकिन फर्स्ट हाफ में तो जाने का कोई प्लान नहीं था, ऑब्वियसली यहाँ शो भी करना था, प्लस वो इतनी गर्मी है तो उसमें ऑब्वियसली आप नहीं जा सकते, लेकिन सेकंड हाफ में था कि चले जाएंगे, 4 लेकिन बजे तक पहुंचेंगे अनुज, आई डोंट नो फाइट होगी नहीं, पर आई नो, नहीं बट नहीं होगा। वैसे खैर एक बात बताऊं, वैसे आजकल इंडिया की बॉलिंग बैटिंग से ज़्यादा अच्छी है वैसे तो उसमें, लेकिन फिर भी क्या है ना, वो बैटिंग देखने में ज़्यादा मज़ा आता है वो तो ना है ही। वो इसके लिए खैर एनीवे, मैच की बात तो करते ही रहेंगे हम, लेकिन अब मार्केट पर आते हैं। और मार्केट में अब खैर फिर एक होप बन रही है आखिरी घंटे से, आखिरी 1.5 घंटे से, और जिस तरीके से मार्केट अब लोअर लेवल से फिर घुमा है, एक जो सुबह लग रहा था कि ये तो कंप्लीट कोलैप्स हो गया, एटलीस्ट वहाँ से मामला बचा। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि आज मार्केट ने थोड़ा डिसअपॉइंट किया हर्षिता, क्योंकि मैं आज मान के चल रहा था कि मार्केट आज लगा देगा 19,233। आज मार्केट के पास अपॉर्चुनिटी थी 19,233 लगाने की। हो सकता है कहीं बात हो जाए सच, अभी भी लग जाए, यू नेवर नो, लेकिन उतना उम्मीद से जितना उम्मीद थी उतना चला नहीं मार्केट। मिड कैप इंडेक्स हालांकि 1% से ज़्यादा ऊपर है और एडवांस डिक्लाइन भी अच्छा है, 3:1 का एडवांस डिक्लाइन है। लेकिन फिर बैंक निफ्टी ने निराश किया आपको, और अगेन 200 डे मूविंग एवरेज पे आके अटका बैंक निफ्टी। वही दिक्कत बना, क्योंकि सुबह एक समय ऐसा लग रहा था कि बैंक निफ्टी संभाल लेगा आप, लेकिन वो थोड़ा सा निराश किया उसने। लेकिन खैर ठीक है, मार्केट कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो सकता है अगले 1.5 घंटे में फिर से एक मूव आ जाए मार्केट में, आज पॉसिबल है। उम्मीद तो उसी मूव की रहेगी। अब लेकिन क्लोजिंग के लिए अनुज फिर लेवल क्या इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज एक चीज थी जिस पर हम नजर बना रहे थे कि अगर ये मोमेंटम जारी रहता है और यहाँ से और 100 पॉइंट ऊपर आ जाए तो ठीक उसी लेवल पर आ जाएगा जो सीरीज की शुरुआत का हाई था। क्या चांसेस हैं कंसिडरिंग आज एक्सपायरी है? देखिए आज चांसेस हैं, अभी भी मैं कहूँगा, और अब हम जो हैं डे हाई के करीब हैं रादर देन डे लो के। करेक्ट। सुबह एक समय तो 19,064 जो पर आ गए थे हम, 19,106 तोड़ के, तो लग रहा था कि मामला खराब हो गया, लेकिन वहाँ से फिर 80-90 पॉइंट हम रिकवर कर गए हैं। देखिए आज की स्ट्रैटेजी अब बहुत क्लियर है, अब आपके पास डे हाई और डे लो दोनों बन गए। आज के हाई और आज के लो पर नजर रखें, हाई है 19,175, लो है 19,064, इस पर नजर रखें, और जिस साइड भी निकले मार्केट उस साइड का ट्रेड, आज के हाई के ऊपर लॉन्ग, आज के लो के नीचे शॉर्ट। वैसे लगता नहीं है मुझे लो के नीचे हम जाएंगे, मुझे लगता है अब हम ऊपर ही निकलेंगे, और आज के हाई के ऊपर निकले तो मुझे लग रहा है एक और तेज़ी मिलेगी, और उसमें फिर आपको 19,233 पे जा सकते हैं। ये अभी भी मेरी एक होप है, समहाउ एक फीलिंग अभी भी है कि मार्केट में अनफिनिश्ड बिजनेस है, और वो शायद एक्सपायरी पर क्लोजिंग में आपको देखने को मिलेगा। पोजिशनली लेकिन एक चीज़ मैं कहूँगा, मार्केट बॉटम बना चुका है, पोजिशनली मार्केट बॉटम बना चुका है, क्योंकि उसने सीरीज का लो टेस्ट किया, उसको डिफेंड किया, और आज ऑल सडन डन आपने हायर लो बनाया। तो अब एक अप्रोच ये हो सकती है मार्केट में कि आज के लो के साथ, चलिए आज का लो थोड़ा ज़्यादा नीचे नहीं है, 18,960 18,970 के आसपास का एक लो को आप स्टॉप लॉस समझ के पोजिशनली अब आप इस मार्केट में अगर लॉन्ग रहें, आज वैसे भी मुझे लगता नहीं कोई बहुत ज़्यादा यूएस से आपको नेगेटिव क्यूज मिलेंगे कल की बड़ी तेज़ी के बाद, तो वो एक अप्रोच हो सकती है कि पोजिशनली आप लॉन्ग रहे इस मार्केट में, बॉटम बन चुका है मार्केट में इस समय। इसमें मुझे कोई मेरे मन में कोई डाउट नहीं है कि मार्केट पोजिशनली बॉटम बना चुका है। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, अब जब तक 200 डे मूविंग एवरेज क्रॉस ना हो जाए, उसके ऊपर हम टिक ना जाए, वो लेवल है 43,192। आज भी हम वहीं से उसके थोड़ा ऊपर से स्लिप हो गए, और 42,800 को होल्ड करें अगर, तभी ये दोनों चीज़ें, दोनों कंडीशन फुलफिल हो, तभी बैंक निफ्टी के बारे में सोचेंगे, वरना अभी कुछ टाइम के लिए निफ्टी और इंडिविजुअल स्टॉक पर ही फोकस करें। निफ्टी और इंडिविजुअल स्टॉक्स पर ज्यादा ध्यान दिया जाए तो चलिए इंडिविजुअल स्टॉक्स में क्या ट्रेंड कर रहा है आज तेजी और मंदी की तरफ, उन स्टॉक्स को भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। एक अच्छी चीज जो बाजार में साफ देखने को मिली है, जहां पर बढ़िया खबर है, जहां पर नतीजे अच्छे हैं, वहां पर उन स्टॉक्स को रिवॉर्ड किया जा रहा है। आज का ट्रेंड देखिए, मेटल और टेक्नोलॉजी, वहां पर सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड बाइंग आती हुई दिखाई दी है, वो ग्लोबल क्यूज के मद्देनजर। मेटल इंडेक्स करीब 1.5% ऊपर ट्रेड करता हुआ, और यहां पर आपको दिखाई देगा हिंडाल्को का ट्रेड, इनफैक्ट टाटा स्टील में भी निचले लेवल से अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली है, और दूसरी तरफ अदानी एंटरप्राइजेस जिसके नंबर्स का इंतजार है। ब्रिटानिया सुबह में शांत था, लेकिन अब एक अच्छा खासा पिकअप देखने को मिला है, 2-2.5% तक का इजाफा, और इंडसइंड बैंक में सुबह से ही तेजी के कॉल्स आए हैं, वो 2% के अपने मूव को होल्ड कर पाने में कामयाब रहा है। लेकिन आज के हीरो आरईसी पीएफसी हैं, देखिए 8%
का इजाफा इधर, पीएफसी में भी 6.5% तक का इजाफा, और दिन भर दरअसल इन्होंने इस तेजी के मोमेंटम को मेंटेन किया है। डेल्टा कॉर्प में एक बहुत इंटरेस्टिंग मूव उभर कर आया। सुबह में इनफैक्ट इतनी ज्यादा तेजी नहीं थी, आज सेकंड हाफ में खरीदारी जोर पकड़ रही है। 6.25% तक का इजाफा इधर, जहां डेल्टा ने अडवाणी होटल में थोड़ा सा हिस्सा बेचा है और उसके बाद इस स्टॉक में भी तेजी या आग लगती हुई। आजकल इंडस टावर और वोडाफोन वाले स्टॉक्स काफी एक्टिव है। इंडस टावर आपकी स्क्रीन पर 5% के गेन्स। मुनाफा वसूली कहां पर हो रही है? हीरो मोटो कॉर्प नंबर्स के बाद यहां पर दबाव आता हुआ। बजाज फाइनेंस थोड़ा सा साइडवेज ट्रेड कर रहा है। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में सुबह से ही मुनाफा वसूली, और अब एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक जैसे काउंटर्स भी हैं जहां पर बिकवाली का दबाव बनता हुआ दिखाई दे रहा है। क्लियरली आज मार्केट ब्रेथ पॉजिटिव है, बढ़ने वाले शेयरों की संख्या कहीं ज्यादा है गिरने वालों की तुलना में। अब ऐसे में आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए, उस पर हमारा पूरा पैनल तैयार है। आज फंडामेंटल्स के लिए हमारे साथ है जेएम फाइनेंशियल के आशीष चतुर्मोता। टेक्निकल कॉल्स के लिए हम बात करेंगे प्रकाश काबा, मानस जायसवाल, शिल्पा राउत, रचना वैद और रुचित जैन से। 2:20 पर आज मैनकाइंड फार्मा के वाइस चेयरमैन और एमडी राजीव जुनेजा से होगी बातचीत। 2:30 पर पीएफसी आरईसी में एग्जैक्ट एक्शन के क्या ट्रिगर्स हैं, दीपाली को जोड़ेंगे। 2:45 पर आशीष और सुमित मिलकर बताएंगे कल आने वाले नतीजों में किस पर आपकी नजरें होनी चाहिए। कल दिग्गज टाइटन के नतीजे आने वाले हैं, ध्यान रहे। इंटरग्लोब एविएशन के भी नतीजे कल ही हैं, तो इंपॉर्टेंट कंपनियां हैं। साथ ही 2:50 के आसपास मार्केट बिग वॉइस में हम मार्सिलियस इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के पोर्टफोलियो मैनेजर रक्षित रंजन को जोड़ेंगे। 3 बजे फिर डीलिंग रूम का जायजा, बीटीएसटी ट्रेड्स, इस सब पर रहेगी नजरें, और ऑफ कोर्स क्लोजिंग की स्ट्रैटेजी भी। बिल्कुल। पहला विकेट गिर गया इंडिया का, कैप्टन आउट हो गए हमारे सेकंड बॉल पे। पहली बॉल पे चौका मारा, दूसरी बॉल पे आउट, तो ठीक है। खैर अब हम ऑलरेडी पहुंच चुके हैं सेमीफाइनल में, मतलब ऑलमोस्ट, तो इसके लिए इतना कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन खैर एनीवे, अब जरा मार्केट पर आते हैं और देखते हैं कि इस समय निफ्टी कहाँ पर 19,121 पर। काबा सर, गुड आफ्टरनून, बताइए इस समय की ट्रेड। गुड आफ्टरनून टू यू। आई थिंक मैं सोच रहा हूँ कौन सी दूं, चलो दे ही देता हूँ गेल। गेल अच्छा लगता है मुझे, अच्छा बेस बन रहा है, सेटअप अभी शुरू हुआ है, ट्रेड कर रहा है 122 के आसपास, अंडर 122, स्टॉप होगा 120, सिर्फ अंडर 2 रुपीज। मेरे ख्याल से 125 तक जाना चाहिए गेल। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया अपने मिलना चाहिए। यस गेल। गाबा जी कह रहे हैं खरीदिए गेल 175 का आपने गाबा जी 121.80 का दाम है गेल। हाँ, टारगेट, मैं टारगेट पूछ रही जा सकता है 125। 125 ओके। मानस, आफ्टरनून आपका ट्रेड। चला जी, तो देखिए मेटल में डेफिनेटली काफी स्ट्रेंथ लग रही है। आई थिंक एनएमडीसी में खरीदारी करने का ट्रेड लेना है, क्योंकि यहाँ पर एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। कंसोलिडेशन करीब 5 दिनों से था और 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर कंसोलिडेशन हो रहा था। आज एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है, तो करंट लेवल्स पे खरीदारी करने की राय रहेगी। एनएमडीसी में स्टॉप लॉस 156 के रहेंगे और 165 रुपए तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं एनएमडीसी में। ऑप्शन में अगर ट्रेड लेना हो तो 160 वाला कॉल ऑप्शन लिया जा सकता है। 4 रुपए 90 पैसे का ट्रेड हो रहा है, वहां पर आप खरीदारी करिए। 3.5 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और 8 रुपए के टारगेट इस ऑप्शन में भी आप सेट कर सकते हैं। ओके, एनएमडीसी है मानस के पिक, या तो फ्यूचर ले लें या 160 की कॉल ले लें। शिल्पा जी, गुड आफ्टरनून, आपकी ट्रेड। गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा अभी के लिए बाय रहेगा जाइडस लाइफ में। जाइडस लाइफ यहाँ पे 581 जोन्स पे ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे 577 पे इसका अच्छा खासा इंट्राडे सपोर्ट है, तो आप इसको स्टॉप लॉस करके फ्यूचर्स के लेवल्स की मैं बात कर रही हूँ। आप इसमें फ्यूचर्स के स्टॉप लॉस 577 से आप इसको लॉन्ग कर सकते हैं फॉर टारगेट्स ऑफ 600 एंड 605। ऑप्शंस के थ्रू भी आप इसको ट्रेड ले सकते हैं। 600 का कॉल ऑप्शन रफली 7.5-8 रुपए के बीच में ट्रेड कर रहा है। आप इसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं फॉर टारगेट्स ऑफ 13 to 15। इसको सेम हमने इसी लेवल पे प्रभुदास लीलाधर में भी रेकमेंड किया है। डिस्क्लोजर स्टॉक रेकमेंड किया हुआ है जाइडस लाइफ। 600 का कॉल ले या फिर 605 के लिए तेजी करें, मोमेंटम यहाँ पर भी है। रचना जी, गुड आफ्टरनून, बताइए आपका ट्रेड। जी गुड आफ्टरनून। मेरा ट्रेड रहेगा लॉन्ग साइड पे भारतीय एयरटेल की फ्यूचर्स में, और भारतीय एयरटेल के फ्यूचर्स को अगर हम यहाँ पे लॉन्ग करते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 918, तो हम ऊपर की साइड पे पहला टारगेट देख सकते हैं 932 और उसके बाद सेकंड टारगेट हो सकता है 938। ओके, भारतीय एयरटेल यहाँ पर आपको करना है बाय, योगी रचना जी की पिक। अब आशीष को जोड़ लेते हैं शो में। आशीष, गुड आफ्टरनून। आशीष, बताइए आपकी पिक। गुड आफ्टरनून अनुज, गुड आफ्टरनून हर्षदात। तो देखिए हमें जो स्टॉक अच्छा लग रहा है इस डिप में वो है पॉलीकैब और डिस्क्लोजर, एक ही स्टॉक हमारे पोर्टफोलियोज में हम ओन करते हैं।
देखिए मुझे लगता है कि ये करेक्शन जो स्टॉक में आया है 5500 रुपए से ऑलमोस्ट स्टॉक 5000 की ट्रेजेक्टरी में मिल रहा है, तो मोटा मोटी एक 9-10% की डिप हमें देखने को नजर आ रही है। और मेरे हिसाब से 4-5 दिनों में एक अच्छा बेस स्टॉक ने 4900 की ट्रेजेक्टरी में बनाया है, तो एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पर पॉलीकैब में बन रहा है, जिसकी वजह से हमें लगता है कि स्टॉक पुराने अपने ऑल टाइम हाई को 5500 के लेवल को रीटेस्ट और क्रॉस करता हुआ नजर आएगा। अब यहाँ पर पे अनुज हमारा ये मानना है कि इस कंपनी ने अपना जो मार्केट शेयर है वो 12% से वायर्स एंड केबल सेगमेंट में 12% से बढ़ाकर करीब करीब 18% कर लिया है, तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग मार्केट शेयर गेन हमें पॉलीकैब के स्टॉक में देखने को नजर आ रहा है। एक्सपोर्ट रेवेन्यू पे भी इनका काफी ज्यादा फोकस बना हुआ है, तो वो भी एक बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर हमें लगता है इस कंपनी में अर्निंग ग्रोथ के लिए नजर आता है। और जिस तरह से इंफ्रा, केपेक्स, मैन्युफैक्चरिंग और साथ ही साथ रियल एस्टेट स्पेस में रिकवरी देखने को मिल रही है, उसका एक बहुत ही बढ़िया प्रॉक्सी प्ले पॉलीकैब के EI इंडस्ट्रीज जैसी कंपनी नजर आती है। जैसे कि हम देख ही रहे हैं ऑलरेडी कि रियलिटी इंडेक्स करीब करीब अपने 14 साल के हाई पे आया। 2009 में जो लेवल हमें देखने को मिला था वो 2023 में देखने को मिल रहा है, तो एक बहुत ही बड़ा ब्रेकआउट रियल एस्टेट में, क्योंकि वहां पर पे इन्वेंट्री लेवल काफी लो हो चुके हैं, और जिस तरह से ऑर्डर्स प्री सेल्स चल रही है, ये क्लियर मोमेंटम पॉजिटिवली वहां पर दिखा रहा है रियल एस्टेट स्पेस में, और जिसका भी एक बहुत बड़ा बेनिफिशियरी पॉलीकैब जैसी कंपनी नजर आती है। तो इस सभी पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है 4900 को एक स्ट्रॉन्ग बेस मानकर जो है पॉजिटिव ट्रेंड की तरफ पॉलीकैब बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। पॉलीकैब में 5500 की तरफ बढ़ रहा है, ट्रेंड पॉजिटिव है, नंबर्स आ चुके हैं, सब पच गया है और अब तेजी की तरफ एक बड़ा मूव इस स्टॉक की तरफ से आ रहा है। कुछ और काउंटर्स जिनमें हमने देखा है अच्छा खासा मोमेंटम, अगर आप दिग्गजों पर ही ध्यान दें, SRF जिसका हम सुबह में भी जिक्र कर रहे थे, और इनफैक्ट SRF के साथ हमने नवीन फ्लोरिन और UPL का भी मेंशन किया था, लेकिन ये काउंटर आपकी स्क्रीन पर है, करीब 2-2.5% तक का इजाफा, और यहाँ पर आप गौर करें तो थोड़ा सा अब फिर से पोजीशन तेजी की तरफ लौटने लगी है। रचना जी, ये जो मूव आया है, क्या ये इशारा है कि अब मोमेंटम लौटेगा, ये अपनी लॉस्ट ग्लोरी को वापस पाने की कोशिश में है या नहीं? जी, जहाँ तक SRF की बात है, SRF कंपैरेटिवली नवीन फ्लोरिन से ज्यादा बेहतर दिख रहा है, जबकि हमने नवीन फ्लोरिन में काफी गिरावट देखी थी, लेकिन फिर भी वहां पे इतनी शॉर्ट कवरिंग या इतनी स्ट्रेंथ नहीं नजर आ रही है, इतने लोअर लेवल से भी। SRF इज लुकिंग बेटर प्लेस्ड, और SRF में जब तक 2220 के ऊपर रहेगा काउंटर, तो यहाँ पे ये जो अपमूव है वो फर्दर अप जा सकता है, और इस काउंटर को 2260 एंड 2280 की तरफ लेके जा सकता है। डेफिनेटली इसको ओवरऑल मार्केट के सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, तो 19,220 के ऊपर निफ्टी का भी रहना उतना ही जरूरी है, तब इन सब मूव्स में और फर्दर अपसाइड आएगी। ओके, 2-3 स्टॉक्स लेकर आइए। एक बार अल्ट्राटेक सीमेंट देखिए जरा, डे हाई पर इस समय अल्ट्राटेक सीमेंट अच्छा मूव यहाँ पर। डाबर नंबर से पहले अच्छे मूव्स दिखा रहा है, और डाबर के आगे है ना नंबर शायद, या अभी तक आना बाकी है, आने बाकी है डाबर के नंबर। हाँ, डाबर उससे पहले अच्छे मूव्स दिखा रहा है। ICICI प्रू लाइफ यहाँ पर अच्छा मूव, लीवर में एक अच्छा मोमेंटम आया इस समय, तो 3-4 स्टॉक्स हैं जो इस समय रेडार पर आए, और थोड़े IT स्टॉक्स में मोमेंटम आ रहा है इस समय, एटलीस्ट लार्ज कैप IT में TCS और विप्रो दोनों इस समय, TCS और विप्रो डे हाई पर आए, ये अच्छा मोमेंटम मार्केट के लिए इस समय। और एक वजह आप लेकर आइए अब टाटा स्टील, और हर्षिता जो आज सुबह हम डिस्कस कर रहे थे कि आज टाटा स्टील को शॉर्ट करने की गलती मत करिएगा, ख़राब नंबर्स के बाद स्पेशली गैप डाउन होता है, और उसका कंफर्मेशन मिला आज, ओपन और लो दोनों सेम 114.6, वहीं पर उसने ओपन लो लगाया, और वहाँ से उसके बाद ये स्टॉक घूमा और आज 118 पर, क्योंकि ये पहले ही ऑलरेडी काफ़ी स्टॉक गिर चुका था, और अपने 200 डे मूविंग एवरेज एग्जैक्टली 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज से स्टॉक आज घूमा है। इनफैक्ट आज का लो ऑन द डॉट 200 डे मूविंग एवरेज। मानस, ये सिर्फ शॉर्ट कवरिंग माना जाए इसे, या फिर एक क्लासिकल केस ऑफ 200 डे मूविंग एवरेज डिफेंस? देखिए, बिल्कुल सही है कि मेटल में आज काफी स्ट्रेंथ है, और शायद उसी वजह से हमने टाटा स्टील में भी लोअर लेवल पे बाइंग इंटरेस्ट देखा है। और देखिए, यहाँ पर अगर आप थोड़ी सी मीडियम टर्म चार्ट पे जाएंगे तो 114 रुपए के आसपास ऑलरेडी एक सपोर्ट था, उसी के आसपास इस बार सपोर्ट लिया है, तो बिल्कुल आप चांस ले सकते हैं, क्योंकि मेटल्स अच्छा कर रहे हैं, स्टॉक ने 200 मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट लिया है। आई थिंक करंट लेवल्स पे भी आप यहाँ पर एक लॉन्ग ट्रेड ले सकते हैं, जहां आपके स्टॉप लॉसेस 114 के आसपास के रहेंगे, और टारगेट एक बाउंस बैक की उम्मीद करिए, जिसमें शायद 126 तक के टारगेट्स आपको टाटा स्टील में देखने को मिल सकते हैं। या तो 120 वाला कॉल ऑप्शन ₹2.30 का ट्रेड हो रहा है, वहां खरीदारी करिए। ₹1.5 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है, और 5 से 6 रुपए तक के टारगेट, अगर हमें टाटा स्टील में बाउंस बैक मिला तो इस ऑप्शन में 5 से 6 रुपए तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं।
इंटरेस्टिंग मूव आया है। इनफैक्ट टाटा स्टील के मैनेजमेंट ने साफ कहा है कि प्रॉब्लम इस क्वार्टर में भी ऑफ कोर्स यूरोप के बिजनेस से आया जहां पर थोड़ा सा दबाव देखा जा रहा है, लेकिन वो कोई नई चीज़ नहीं है जिस पर कंपनी ज़्यादा फोकस कर रही है कि वो कैसे अपने इंडिया बिजनेस को और मजबूत करे, क्योंकि आने वाले तिमाही में भी या फिर Q3 जो चल रहा है उनको उम्मीद है कि कुछ प्राइस हाइक्स आते हुए दिखाई देंगे। स्टील प्राइस अच्छी है, डिमांड इनफैक्ट डोमेस्टिक इकोनॉमी के लिए बहुत ही मजबूत है, स्पेशली ऑटो साइड को लेकर, और इंफ्रा की तो डिमांड हम देख ही रहे हैं। तो वो शायद ऑफसेट तो नहीं करेगा लेकिन सपोर्ट करेगा जो वीकनेस यूरोप से आ रही है। आशीष चतुर्मोता, आप अपने आप को कैसे पोजीशन करेंगे, क्योंकि एक डिलेमा है, डोमेस्टिक साइड पर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस, लेकिन जो यूरोप है वो ड्रैग करता ही जा रहा है। आप टाटा मोटर्स की बात कर रहे हैं, राइट? टाटा स्टील की मैं बात कर रही हूँ। सॉरी। तो देखिए, टाटा स्टील में तो दो हमें चैलेंजेस, एक तो कोरस में जो है वो वहां पर पे चैलेंज हमें देखने को नजर आ रहा है। दूसरा जो अभी हम देख रहे हैं नीदरलैंड्स के अंदर में, वहां पे भी इस बार हमने देखा कि लॉस कंपनी को आया है, बट जनरली वहां पर पे इतने बड़े चैलेंजेस नहीं रहते थे। इस बार पहली बार ऐसा है कि वहां पर पे लॉस है। बट इंपॉर्टेंट जो हमने इसके अंदर ट्रेजेक्टरी देखी कि ये डोमेस्टिक में काफी स्ट्रांग इन्होंने केपेक्स और कैपेसिटी अपनी बढ़ाई है। कई जगह पे एक जो बिजनेस सेगमेंट है, जैसे लॉन्ग स्टील की बात करें तो वहाँ 5 मिलियन टन है, या दूसरे भी जो सेगमेंट है, तो इस तरह से जो बड़ा कारोबार है वो अब डोमेस्टिक फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये डेफिनेटली एक तय बात है कि कोरस की वजह से इन्हें एक ड्रैग बना रहेगा, पर क्योंकि डोमेस्टिक रिकवरी स्ट्रांग रहेगी, उसके चलते डाउन साइड स्टॉक के अंदर लिमिटेड रहेगी। एट द सेम टाइम मुझे लगता है अपसाइड में भी स्टॉक को 128 130 की ट्रेजेक्टरी को क्रॉस करने में बहुत ही ज्यादा डिफिकल्टी महसूस होगी। तो ये मुझे लगता है कि एक रेंज में स्टॉक रहेगा, और क्योंकि स्टील सेगमेंट को ही आपको प्ले करना है तो वहां पर पे उन कंपनीज के ऊपर फोकस करना पड़ेगा जो बहुत ही ज्यादा डोमेस्टिक फोकस्ड है। वहां पर पे हमें लगता है कि एक अच्छी स्ट्रेंथ थोड़ा मीडियम टू लॉन्ग टर्म में आएगी। बट टाटा स्टील मुझे लगता है कि एक साइडवेज रह सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ग्लोबल कंसर्न्स या ग्लोबल जो वोलेटिलिटी है उसके चलते डोमेस्टिक ऑपरेशंस चाहे अच्छा भी करें, वो इसको कवर अप करेंगे, और इसकी वजह से कोई बड़ी प्रॉफिटेबिलिटी की ग्रोथ देखने को नजर नहीं आएगी। ओके, टाटा स्टील। अच्छा, मार्केट अब 19,125 पर, मेटल्स में अच्छा मोमेंटम आ रहा है। हिंडाल्को, नैल्को, एनएमडीसी, सारे के सारे स्टॉक्स, हिंडाल्को अब डे हाई पर, निफ्टी मेटल्स इंडेक्स इनफैक्ट एक बार स्क्रीन पर लेकर आइए, और उसके बाद ये एक एक करके स्टॉक सारे। निफ्टी मेटल्स इस समय डे हाई पर, ऑलमोस्ट 2.25% का मूव यहाँ पर। गावा सर, कोई मेटल स्टॉक आपके भी रडार पर आया हो? हिंडाल्को ही था एक बेसिकली, और कोई नहीं था। हिंडाल्को में एक मूड लग रहा था कि यहाँ से मिलना चाहिए, वैसे और कुछ खास नहीं था। आई थिंक सेफर बेट हिंडाल्को ही था। हिंडाल्को में अब भी अच्छा लगता है, 474 के ट्रेड कर रहा है, 490 तक जाना चाहिए मेरे ख्याल से, स्टॉप होगा 469 का। आई थिंक इट्स अ सेफर बेट हिंडाल्को। हिंडाल्को एक अच्छा ट्रेड साबित हो रहा है। अच्छा, एक तो बचपन में टेल ऑफ टू सिटीज़ आपने पढ़ी होगी, वैसा ही एक टेल ऑफ टू स्टॉक्स अनुज काफ़ी एक्टिव है, एक तो इंडस टावर और वोडाफोन। बट सवाल यही है कि अब यहाँ से करना क्या है। इंडस टावर तो चलिए बिजनेस है, उसमें पोजीशन आ जाए, लेकिन हर रोज जो वोडाफोन तेजी दिखा देता है, आज फिर 7% ऊपर। आज फिर 7% ऊपर, और फिर मैं फिर वही बात कहता हूँ कि आप सिर्फ र्यूमर पे नहीं बाय कर सकते, लेकिन जिसने बाय किया वो तो पैसा बना रहा है। देखिए, मूव शुरू हुआ था 7 रुपये से, 7 रुपये से मूव शुरू हुआ था। अब इसमें तकलीफ क्या है ना, ये मतलब इस लेवल पे क्या करें, मुझे समझ में ये नहीं आ रहा है। इसमें एक चीज़ है अर्षदा, अभी उन्होंने जो कल या परसों जो पेमेंट की थी, आई थिंक उससे थोड़ा कॉन्फिडेंस आया है लोगों में, और कहीं ना कहीं मार्केट में अब ये कॉन्फिडेंस बन रहा है। प्राइस बता रहा है कि ये मार्केट में कॉन्फिडेंस बन रहा है कि वोडाफोन आइडिया सर्वाइव करेगी और कहीं ना कहीं से फंड रेजिंग आ जाएगी। ये प्राइस बता रहा है, तभी वो पेमेंट कर पा रहे हैं। तो एक अप्रोच ये हो सकती है कि आप चाहें तो इसमें मूव ट्रेड ले लें, लेकिन मतलब मैं थोड़ा सा नॉर्मली कंजर्वेटिव आदमी हूँ, तो इसके लिए मैं अवॉइड करता हूँ। इंडस टावर का मामला दूसरा है। इंडस टावर जो है वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, और इंडस टावर के केस में एक और मामला ये भी है कि इंडस टावर बहुत चीप कंपनी है। अगर आप कंपेयर करें इसको बाकी की वैल्यूएशंस के साथ, उस मामले में टावर कंपनियों में जो उसके नियरेस्ट पीयर्स हैं उसमें काफ़ी चीप है ये, तो ये भी एक कारण हो सकता है। तो रिस्क रिवॉर्ड वाइज आपके पास शायद इंडस टावर में बेटर है, क्योंकि अगर वोडा की न्यूज़ नहीं आई तो भी इंडस टावर इतना नहीं गिरेगा, जबकि अगर वो वोडाफोन में काफ़ी गिर सकता है। हाँ। अगर न्यूज़ आ गई तो ऑब्वियसली वोडाफोन ज़्यादा चलेगा, लेकिन इंडस टावर भी चलेगा। तो अभी डिपेंड करता है आप उस न्यूज़ के लिए प्ले कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं।
मार्केट का भी फैक्टर है ना, मार्केट भी थोड़ी सी बेटर हुई है, लेकिन खैर इसमें तो माइंड बॉगलिंग तेजी आई और स्क्रीन पर हुई है तेजी। रोज आपकी आंखों के सामने स्टॉक हाँ, खुल रोज रहा है भाग फ्लैट रहा है। और रोज इंट्राडे में भाग रहा है 7-7%। बिल्कुल और एक्चुअली इसको लेकर लोग, कई सारे लोग सवाल भी उठाते हैं कि आप लोग कहते हो कि मत लो और वो स्टॉक ऊपर ऊपर चलते जाता है, एब्सोल्युटली। पर सिचुएशन ये होती है कि जिस दिन आप ले लोगे ना उस दिन वो घूम जाएगा शेयर। प्रॉब्लम वोडाफोन के साथ यही है। रचना जी, वोडाफोन को छोड़िए, लेकिन इंडस टावर पर बताइए, ट्रेड के क्या बन रहा है? जी, इंडस टावर की जहां तक बात है, इंडस टावर में बहुत सारे फॉल के बाद बहुत 2-3 दिन की तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रैली है, और यहाँ 2-3 दिन की बहुत स्ट्रॉन्ग रैली है, लेकिन यहाँ पे प्राइस जो है वो ऊपर की साइड पे अब थोड़ा सा रेजिस्टेंस फेस करे, ऐसे चांसेस है। जब तक वो 180 के ऊपर अपने आप को क्लोजिंग बेसिस पे सस्टेन नहीं करेगा, तब तक यहाँ से फर्दर ऊपर जाना थोड़ा मुश्किल है। अगर क्लोजिंग बेसिस पे 180 के ऊपर रहने लग गया, then the next target would directly be 192, पर उसके लिए 180 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे रहना 1-2 दिन के लिए जरूरी है। बिल्कुल इंडस टावर। अच्छा, लुपिन देख लेते हैं फिर से। लुपिन 1180 पर। लुपिन में क्या व्यू बन रहा है इस समय रचना जी? लुपिन में कोई ट्रेड? जी, जहां तक लुपिन की बात है, तो हम यहाँ पे प्राइस की मूवमेंट्स के हिसाब से ये कह सकते हैं कि यहाँ पे आज बहुत दिन के कंसोलिडेशन के बाद एक अपस्विंग शुरू हुआ है, और अगर ये काउंटर भी 1175 के ऊपर क्लोजिंग दे देता है आज के दिन में, या तो इवन 1170 के ऊपर भी क्लोजिंग दे देता है, तो ऊपर वाली साइड पे 1200 की तरफ जाने के लिए इसमें स्पेस अवेलेबल है। ये इंपॉर्टेंट बात यह है कि 1170 के ऊपर वो क्लोजिंग दे, ताकि ऊपर का रेजिस्टेंस जो है वो निकलता जाए और आगे का रास्ता थोड़ा स्मूथ एंड क्लियर होता जाए। अगर वो 1170 के नीचे जाता है, तो फिर उसको दोबारा से कंसोलिडेशन मोड में जाने के चांसेस है। शिल्पा जी, एक स्टॉक मैं आपसे भी लेना चाहूँगा, एक चार्ट चेक अंबुजा सीमेंट का। देखिए जरा इस स्टॉक के चार्ट को, शानदार मोमेंटम आज यहाँ पर अंबुजा सीमेंट में। जी बिल्कुल, यहाँ पे अंबुजा सीमेंट की बात करेंगे तो कल ही यहाँ पे देखा था कि 400 जोन्स पे एक अच्छा खासा सपोर्ट था। कल की जैसे एकदम थोड़ा डिप के बाद ये स्टॉक ने अच्छा खासा सपोर्ट लिया है, और अभी ये 420 के ऊपर इसका अभी ये सस्टेनेंस इसको और ज्यादा थर्स्ट देगा, जहाँ पे आप ऊपर के लेवल स्टिल 445 भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये अंबुजा सीमेंट में डेफिनेटली बाय है, और ये मोमेंटम अभी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ पे मुझे लगता है आपको इमीडिएट बेसिस आपको अपसाइड टुवर्ड्स 445 डेफिनेटली आते हुए मिलेंगे। चलिए, अंबुजा सीमेंट की बात होगी 421 के लेवल्स, लेकिन 445 की तरफ बढ़ सकता है काउंटर। कॉर्पोरेट स्कैन आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। मैनकाइंड फार्मा, जहां पर दूसरी तिमाही के नतीजे कंपनी ने पेश कर दिए हैं, 12% आय में इजाफा देखने को मिला है, मुनाफा 21% बढ़कर आया, मार्जिन्स में भी सुधार देखने को मिला, लेकिन डोमेस्टिक फ्रंट पर थोड़ी सी नरमी देखी गई है। अब हमारे साथ कंपनी के वाइस चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर राजीव जुनेजा जुड़ गए हैं। राजीव जी, ये डोमेस्टिक मार्केट में आपका हेल्थ, कंज्यूमर हेल्थ सेगमेंट और फार्मा सेगमेंट दोनों में थोड़ी सी सॉफ्टनेस देखी गई है, कोई खास वजह है इसकी? अगर आप पिछले कई सालों से देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि जो सीजनैलिटी है, इसका काफी बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। वो काफी चेंज हुई है। किसी कोई जमाना था आपसे पहले कि जो फर्स्ट हाफ होता था वो बेटर होता था, सेकंड क्वार्टर वाज ऑलवेज द बेस्ट, और थर्ड फोर्थ थोड़े से ठीक ठाक होते थे। लेकिन कोविड के टाइम से टोटली चेंज हो गया है। आप अगर आप जाएं 2-3 साल पहले, तो कोविड के टाइम पर फर्स्ट हाफ में, अगर पहले कोविड में क्रॉनिक बहुत बिका, सेकंड टाइम में एक्यूट बहुत बिका। इस बार भी ऐसा ही है। जो सीजन है बड़ा पिक्यूलियरली बिहेव करता है, और 6 महीने 7 महीने हो जाते हैं। कहने का मतलब, फॉर एग्जांपल व्हेन आई लुक एट अक्टूबर की सेल को जब देखता हूँ, जो भी हमने महीना खत्म करा है, तो वो बहुत ही रोबस्ट है, मतलब अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ है। तो अपने आप ये बात बोलती है कि ये सीजनैलिटी है। दूसरा रीजन क्या आता है कि हमारी आज भी 66% जो सेल्स है वो डिपेंड करती है एक्यूट साइड में, जो आम जो बीमारियां होती हैं, और 34% आती है हमारी क्रॉनिक साइड में, जिसकी वजह से बिकॉज़ थोड़ा-सा हमारे को ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है। लेकिन जैसे सीज़न इम्प्रूव करता है तो बढ़ जाता है। सेकंड क्वेश्चन आपका था कि जो हमारा कंज्यूमर साइड में है, स्पेशल मैनकाइंड नाम है उस कंपनी का, और वो सबसे हमारी प्यारी कंपनी है जिसको हमें बहुत प्यार करते हैं उससे। और उसका रीज़न क्या है कि जब भी आपको न्यूज़ देती हैं तो बोलती हैं कि मैन फोर्स वाले मैनकाइंड का ऐसा प्रॉफिट हुआ। अगर आप पिछले 3 साल का उसके अंदर आप सीएजीआर ग्रोथ देखेंगे तो वो 17% है।
और हम अब उसके अंदर बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन मोड के अंदर हैं, मतलब उस तरफ ज़्यादा जाते हैं कि इसमें और एक्सपेंड करें। और हमेशा हमारा इस बात का मानना रहा है कि किस तरह से ओटीएक्स को ओटीसी में कन्वर्ट करें। अभी हमने कुछ टाइम पहले एक कंपनी परचेज़ करी थी पेनिशिया, उसके प्रोडक्ट्स परचेज़ किए थे। उसका एक प्रोडक्ट है नीमोरिड, बहुत पॉपुलर है, उसको हम लॉन्च कर रहे हैं। इसके अंदर इसी महीने में लॉन्च हो जाएगा वो। साथ में हमारा एक प्रोडक्ट आता है हेल्थ ओके, उसको भी एग्रेसिवली प्रमोट करना चाहते हैं। और जब भी आप इस तरह की बातें करते हैं, तो आप करते क्या हैं कि आप फ़ोकस बढ़ाते हैं। लेकिन उस फ़ोकस बढ़ाने के टाइम पर आप थोड़ा-सा एक डिवीज़न में थोड़ा-सा एक्सपेंशन करके उसको 2 डिवीज़न में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन कन्वर्ट करने से पहले आप ये भी करते हैं कि उसके अंदर जो हाइजीन चेक करते हैं, नए आईटी सिस्टम डाल देते हैं उसके अंदर, सो दैट आपके कंट्रोल्स बहुत अच्छे हो जाएँ। प्लस अ, हमारा मानना क्या है कि अगर हमारे पास अच्छा-सा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, तो आने वाले टाइम में हमारे पास बहुत सारा कैश है। वो कहीं न कहीं यूज़ ही होगा एम&ए के अंदर। तो उस टाइम पर क्यों करें, पहले क्यों ना करके बैठ जाएँ। ये एक रीज़न है उसका। तो हाँ, मतलब जब आप क्लीनिंग करते हैं, हाइजीन के ऊपर काम करते हैं, थोड़ा बहुत तो दिखता ही है उसका। पॉसिबल है कि इस साल हमारी जो ग्रोथ है कंज़्यूमर साइड में सिंगल डिजिट होगी, लेकिन अगले साल हमें बहुत ज़्यादा अच्छी ग्रोथ की उम्मीद है। ओके, राजीव जी, गुड आफ्टरनून। आपका जो सेगमेंट स्टैंड आउट कर रहा है वो है एक्सपोर्ट्स, क्योंकि जब आपका आईपीओ आया था तो लार्जली एक डोमेस्टिक फार्मा कंपनी के तौर पे आपको मैंने एनालाइज किया था। अभी भी एक्सपोर्ट्स ऑब्वियसली कंपैरेटिवली आपका छोटा है, लेकिन 69 करोड़ के सामने 179 करोड़, और इवन क्वार्टर ऑन क्वार्टर 160 करोड़ के सामने 179 करोड़, तो ऑब्वियसली थोड़ा बढ़ रहा है यहाँ पर। तो दो तीन चीज़ है, एक तो ये एक्सपोर्ट्स में आपके मार्जिन्स कैसे रहते हैं, और ये कौन सी ज्योग्राफीज़ हैं, लार्जली यूएस है या फिर कोई और ज्योग्राफीज़ हैं, और अगर इसका जवाब दे दें उसके बाद मैं एक फॉलोअप पूछूंगा इस पर। हमेशा हमने ये बोला है कि हमारा डोमेस्टिक फ़ोकस कंपनी है मैनकाइंड, वो रहेगी। लेकिन हमने साथ में ये भी बोला है, जब भी हमारे को अपॉर्च्युनिटीज़ आएँगी, हमारे पास कोई ऐसा प्रोडक्ट होगा जो कॉम्प्लेक्स होगा, कोई डिफिकल्ट टू मेक होगा, जिससे हमारी वहाँ पर एक ब्रांडिंग अच्छी हो, रिस्पेक्ट हो, प्रॉफिट्स हों, हम तभी जाएँगे। फॉर द सेक ऑफ कि हमने लॉन्च कर दिया, मी टू प्रोडक्ट्स लॉन्च कर देंगे, प्रॉफिट नहीं है, वो कभी नहीं करेंगे हम। तो ऐसे ही अपॉर्चुनिटीज़ जब भी आती हैं, तो एकदम आपको एकदम उसके अंदर वन ऑफ दिखता है, बढ़ जाता है। दूसरा आपका क्वेश्चन ये है कि हमारे पास क्या प्रॉफ़िट है? प्रॉफ़िट उसके जैसे हमारे डोमेस्टिक में है, उसके आस-पास के ही प्रॉफ़िट रहते हैं हमारे। ये मेरा आपका दूसरे क्वेश्चन का आंसर होगा। लेकिन हम हमेशा उस तरफ काम करेंगे जहाँ पर हमारे पास कोई अच्छा प्रोडक्ट होगा, तभी हम एक्सपोर्ट में जाएँगे। इसका लेकिन हमारा 90% प्लस फ़ोकस जो होता है, हम यहीं से बने हैं, और मैनकाइंड इंडिया फ़ोकस कंपनी रही है और रहेगी। कोई और अपॉर्चुनिटी आप, क्योंकि इतना कैश है आपकी बुक्स पर, जो आप एक्सप्लोर कर रहे हैं इस समय? हाँ, हम हमेशा कैश को प्रिज़र्व करना चाहते हैं, क्योंकि आपको नहीं पता कौन-सी अपॉर्च्युनिटी कब आ जाए। हम हमेशा एक्सप्लोर करते रहते हैं, लेकिन जब भी हम कोई अपॉर्च्युनिटी को एम&ए के लिए एक्सप्लोर करते हैं, तो एक बात का ध्यान रखते हैं कि वो जो अपॉर्च्युनिटी है, मैनकाइंड में आने के बाद वैल्यू ऐड करे। क्रॉनिक साइड में हो, लाइफ़स्टाइल डिज़ीज़ ड्रग्स में हो, या कंज़्यूमर साइड में हो, वो हमारे पास प्रोडक्ट्स नहीं होने चाहिए। ऐसा नहीं हो कि डुप्लिकेट हो जाएँ। फॉर द सेक ऑफ एम&ए करना, वो हम कभी बिलीव नहीं करते। वेट फॉर द राइट अपॉर्च्युनिटी, और अपॉर्च्युनिटीज़ आती रहेंगी, कंसल्टेशन होते ही रहेंगे, क्योंकि हम बहुत ही डायनामिक टाइम में चल रहे हैं। आप बहुत फिट हैं, आप बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, आपके फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग है, चलेंगे, सर्वाइव करेंगे, ग्रो करेंगे। आप वीक हैं, आपके पास फाउंडेशन थोड़ी-सी वीक है, और चीज़ें बहुत डिस्टर्ब कर रही हैं। तो ऐसे टाइम पर ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ आती हैं। हमारा ये मानना है। मैं इनफैक्ट फिर फार्मा सेगमेंट की अपॉर्चुनिटीज पर आपकी राय लेना चाहूंगी कि क्या वहां पर आपको अपॉर्चुनिटीज दिख रही है और बिजनेस को स्केल करने के लिए या नहीं, और किस तरह का एग्जिट रन रेट FY24 में आप मेंटेन करेंगे, क्योंकि आपने क्लियरली FY23 में एक अच्छी डबल डिजिट ग्रोथ दिखाई है, तो क्या वो हासिल होगी FY24 के अंत तक भी? अ, बिल्कुल रहेगी। जो हमने अपना प्रोजेक्शंस दिए हैं कि हमारा EBITDA 24 से 26% होगा होगा। हमारी ग्रोथ डबल डिजिट में होगी, एब्सोल्युटली करेंगे उसको, वो होगी। और जहाँ तक बात आती है एक्सप्लोर करने की अपॉर्च्युनिटीज़, हमेशा ही एक्सप्लोर करते रहते हैं। बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ आती हैं, लेकिन कभी वो महँगी होती हैं, कभी वो हमारे पोर्टफोलियो में मिलती नहीं हैं। तो जिस दिन भी आएगी, आपसे कोई इसकी इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो ज़रूर लेंगे।
आपको बताएंगे जरूर। ओके राजीव जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स। ओके राजीव, ये है मैनकाइंड। अच्छा किया इस कंपनी ने हर्षदा, जब से आईपीओ आया है, एक ऐसी कंपनी है जिसने आईपीओ प्राइस से भी डिलीवर करके दिया है। ये मतलब एक हमेशा होता है एक क्राइटेरिया आपका। ये देखिए आज का चार्ट है, लेकिन आप इसका 1 साल का चार्ट लेकर आइए ज़रा, मैनकाइंड फार्मा का। 1 साल मेरे ख्याल से पूरा हुआ नहीं है अभी इसकी लिस्टिंग को। हाँ, अभी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी ये स्टॉक ने फ्लैट मतलब 1300 1350 की लिस्टिंग के बाद से अच्छे मूव दिए हैं आपको, करीब करीब 1800। आशीष, आपके पोर्टफोलियो में है क्या ये स्टॉक? नहीं अनु जी, हमारे पोर्टफोलियो में नहीं है, बट बिल्कुल आपने सही कहा कि इसको हम भी बहुत पॉजिटिवली इसको रीड कर रहे हैं और हमारे कंसिडरेशन में स्टॉक रहा, क्योंकि जिस तरह की ग्रोथ इसने एक जब हम देख रहे हैं कि बहुत ही चैलेंजिंग एनवायरनमेंट दूसरे फार्मा कंपनीज के अंदर रहा, वहां पर इसने एक अच्छी ग्रोथ दिखाई। तो ये बिल्कुल हमारे एक जिसको कहते हैं ना एक सॉफ्ट कवरेज के अंदर में ये स्टॉक है और हमारे रडार में, बट डेफिनेट अभी हमने इसको हमारी इसके अंदर कोई पोजीशन नहीं ली, बट काफी अच्छा हमें पसंद आ रहा है। और टेक्निकल जब मैं इसके चार्ट देख रहा हूं तो आपने बिल्कुल सही कहा कि एक बहुत ही अच्छे आईपीओ के आने के बाद में एक रैली आई। रैली के बाद स्टॉक ने ऑल टाइम हाई बनाया करीब जुलाई में, और उसके बाद से करीब करीब 4-5 महीना कंसोलिडेशन करके अब एक अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहा है और नया बेस 1740 पे बना है। अगर से बेस होल्ड कर गया तो मुझे लगता है टेक्निकली स्टॉक 2000 के स्तरों को क्रॉस करता हुआ नजर आ जाएगा। ओके, एक इंटरेस्टिंग प्ले। और अब देखिए 1800 के लेवल्स पर मैनकाइंड फार्मा आज कर रहा है कारोबार उन नतीजों के बाद, और कमेंट्री को लेकर काफ़ी कॉन्फिडेंट है वो मैनेजमेंट। कुछ स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं जहां पर एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला है। सुबह में इनफैक्ट हमने ब्रिटानिया की बात की थी और वहां पर अगर आप ध्यान दें इस समय 3% तक के गेंस देखने को मिल रहे हैं। शिल्पा जी, पूरे एफएमसीजी पैक को अगर आप टटोलें, इनफैक्ट सबकी कहानी वही है कि रूरल सेगमेंट में अभी भी चैलेंजेस है, लेकिन पूरी कोशिश हो रही है। इनफैक्ट आज सुबह में जब टाटा कंज्यूमर के मैनेजमेंट से भी मैं बातचीत कर रही थी, उन्होंने वही कहा कि ज़्यादा पैसा हम खर्च कर रहे हैं रूरल सेगमेंट में। ब्रिटानिया ने भी यही कमेंट्री अपने कल के कॉल में मेंशन की है। इन स्टॉक्स में अब कहाँ पर आप ज़्यादा पोजीशन देख रहे हैं आते हुए? क्या ब्रिटानिया पिक करेंगी, टाटा कंज्यूमर या फिर एचयूएल आईटीसी? ज़्यादा बेहतर प्लेस्ड क्या है? यहाँ पे अगर आप बात करेंगे तो पूरे एफएमसीजी में मुझे बहुत ज्यादा पसंद गोदरेज कंज्यूमर इनफैक्ट आता है। गोदरेज सीपी मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। ये लेवल्स बहुत अट्रैक्टिव है, यहाँ पे अपसाइड बहुत स्पेस है। आप यहाँ पे गोदरेज सीपी की बात करेंगे तो 950 में, पोजिशनल ट्रेड की भी बात करेंगे तो बहुत अच्छा एक अच्छा बेस है, और यहाँ पे अपसाइड 1100 1130 तक के भी ओपन है। तो ये बहुत ही अच्छा प्ले है जहाँ पे आप ऑन डिक्लाइंस इसको ले सकते हैं और पोजिशनली आप इसमें बने रह सकते हैं। वैसे आईटीसी की बात करेंगे तो आईटीसी भी 420 पे एक अच्छा खासा बेस बना चुका है, और ये भी एक अच्छा सेटअप है जहां पे आप इसको अभी भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसमें क्विक मूवमेंट भी आ सकता है वापस 480 के लेवल्स के लिए। तो आईटीसी एंड गोदरेज सीपी इज माय टॉपिक। ओके, चलिए रुचित भी जुड़े हैं अब हमारे साथ, उनसे भी उनके पिक ले लेते हैं। रुचित, गुड आफ्टरनून। क्या स्टॉक होगा आपका? जी वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। इनफैक्ट एफएमसीजी की बात चल रही थी, मेरा पिक भी एफएमसीजी स्पेस में से ही है, वो है एचयूएल में खरीदारी की जगह। सो प्योरली अगर डेटा ऑप्शंस के डेटा देखें तो पिछले कुछ समय में 2500 के कॉल ऑप्शन में काफी अच्छा ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप था, और आज वहां पे 2500 के कॉल में ओवर शेडिंग हो रहा है। तो यूजुअली जो कॉल राइटर्स अपने पोजीशन अनवाइंड करते हैं तो वो तभी करते हैं स्टार्ट ऑफ द सीरीज में, वो भी जब वो एक अच्छी तेजी रेस्ट ऑफ द सीरीज में एक्सपेक्ट करने वाले हो। सो अभी भी काफी पोजीशंस वहां पे है, तो अगर वो अनवाइंड होती है तो एक शॉर्ट कवरिंग मूव एचयूएल में रह सकती है। तो करंट लेवल्स पे खरीदारी करें 2455 के नीचे, स्टॉप लॉस रखे 2520 के टारगेट्स के लिए। 2520 के लिए एचयूएल में एक अच्छा खासा मौका, तेजी की पोजीशन। आज एफएमसीजी काउंटर्स में फिर खरीदारी लौटी है। अच्छा मानस, भेल पर नजर गई क्या आपकी? क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम्स है और ओपन इंटरेस्ट एडिशन भी आने लगा है। स्टॉक करीब करीब 4.5% ऊपर, और ओपन इंटरेस्ट के नाम पर अच्छा खासा करीब 55 लाख शेयर जुड़े हैं। बिल्कुल, देखिए मॉर्निंग पे यहाँ पर नजर गई थी जब स्टॉक ने 20 डे मूविंग एवरेज को रिगेन किया था, तो एक इंटरडे ट्रेड जरूर मिला। लेकिन अभी अगर आप पोजिशनली बात करें तो बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि बीएचईएल अपने जो पिछले हाईज थे 133 134 का जो जोन है उसको एक बार फिर से टेस्ट कर सकता है, क्योंकि 20 डे मूविंग एवरेज ब्रीच हो चुके हैं। 60 मिनट चार्ट पे हाई टॉप साइड बॉटम दिख रहे हैं, तो सेटअप पॉजिटिव है। इसलिए खरीदारी करने की राय रहेगी करंट लेवल्स पे भी 123 रुपए 123 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए 133 के टारगेट के लिए।
ओके, तो 133 की तरफ बढ़ता हुआ भेल का स्टॉक, यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग मूव देखने को मिला है। इनफैक्ट ऐसे कई स्टॉक्स हैं जो लार्जली हमारे एफएनओ ट्रेडर्स के रेडार पर रहते हैं। आप टाटा कम्युनिकेशंस भी देखिए, टाटा कम्युनिकेशंस पर मेरे ख्याल में कल दोपहर में किसी का ट्रेड आया था। रचना जी, आप ट्रैक करती है राइट ये स्टॉक? जी, टाटा कम्युनिकेशंस ट्रैक करती हूँ मैं, और यहाँ पे 4-5 दिन की अपसाइड की रैली बनी हुई है, और आज के अपस्विंग के साथ में अब ये काउंटर जो है 1730 के करीब बहुत है, और 1730 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो अगर किसी ने पहले से इसमें पोजीशन बनाई हुई है एक हफ्ते की, तो यहाँ पे एसएल को ट्रेल करके 1700 पे ले लेना चाहिए और बने रहना चाहिए 1730 के टारगेट के लिए। लेकिन अगर कोई फ्रेश एंटर करना चाहता है आफ्टर अ 4-5 डे ऑफ रैली, तो वो मैं सजेस्ट नहीं करूंगी, उनको थोड़ा पुल बैक का इंतजार करना चाहिए। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं। आज के टॉप 2 एफएनओ गेनर्स पीएफसी और आरईसी दोनों शेयर्स रिकॉर्ड हाई पर क्यों चल रहे हैं दोनों शेयर्स, ये बताने के लिए दीपाली के पास चलते हैं। दीपाली, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। और आरईसी पीएफसी तो इनफैक्ट इस साल से ऐसे चले हैं, साल की शुरुआत से, कि रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। लाइफ टाइम हाइस पर दोनों स्टॉक्स, और आज जो ये रैली फ्यूल हुई है ये अच्छे अर्निंग्स की वजह से हुई है। इनफैक्ट बेस्ट एवर क्वार्टरली प्रॉफिट्स आरईसी ने पोस्ट किए हैं, और इनफैक्ट प्रॉफिटेबिलिटी फ्रंट पर ही नहीं, अगर बाकी पैरामीटर्स पर भी देखेंगे तो नंबर्स आरईसी के काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहे हैं। मुनाफा 31% रहा है, सेल्स भी 17% की ग्रोथ, और एबिटा भी 33% कंपनी ने पोस्ट किया है। अब पीएफसी इसलिए चला है क्योंकि पीएफसी मेजरली हेल्ड करती है आरईसी को पोस्ट एक्विजिशन, और इसलिए इन दोनों स्टॉक्स में एक रैली फ्यूल अप हुई है। इंपॉर्टेंट ये है कि पिछले 2 क्वार्टर्स के अगर स्पेशली आप परफॉर्मेंस देखेंगे तो काफ़ी सारे फैक्टर्स रहे हैं जिन्होंने सपोर्ट किया है इस तेजी को, फिर चाहे वो पॉजिटिव गवर्नमेंट पॉलिसीज हो पावर सेक्टर के लिए, या फिर फ्यूल जो पावर डिमांड है वो काफ़ी इंक्रीज हुई है। इनफैक्ट इस क्वार्टर के दौरान ही हमने 16% का इंक्रीज तो सिर्फ अगस्त के महीने में ही आते हुए देखा, जिसकी वजह से कंपनी ने इतने अच्छे नंबर्स पोस्ट किए हैं। प्लस जो लेट पेमेंट सरचार्ज रूल गवर्नमेंट ने लागू किया, उससे भी कंपनी को रिकवरीज करने में हेल्प नहीं। तो ये तो ब्रॉडर फैक्टर्स रहे, लेकिन इस बार के अर्निंग्स प्लस जो ब्रोकरेज हाउसेस का भरोसा है वो इन स्टॉक्स पर अभी भी बना हुआ है। रिसेंटली काफ़ी सारे रिपोर्ट्स आई हैं, फिर चाहे वो जेफरीज की हो, जोजित फाइनेंशियल सर्विसेज की हो, या फिर सीएलएसए की हो, वो मानते हैं कि इस रिसेंट रनअप के बावजूद भी इन स्टॉक्स में अभी भी तेजी बाकी है। इन पर्टिकुलर अगर हम आरईसी की बात करें तो सीएलएसए की एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट, जहाँ पे उन्होंने अपने बाय रेटिंग्स को तो रिटेन किया ही है, लेकिन टारगेट्स भी 260 रुपए प्रति शेयर से बढ़ाकर आरईसी की 340 रुपए प्रति शेयर कर दिए, यानी मौजूदा लेवल से भी 20% का अपसाइड सीएलएसए देख रहा है। उनका मानना यह है कि मैनेजमेंट ने अपनी जो लोन ग्रोथ गाइडेंस थी उसको रिटेन किया है। लोन डिसबर्सल्स में काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है, और इसीलिए सीएलएसए का मानना है कि यहाँ से गोइंग फॉरवर्ड कंपनी की जो लोन ग्रोथ एस्टिमेट्स हैं वो भी उन्होंने इंक्रीज किए हैं। पहले 15% के आसपास थे, अब 19 to 20% की ग्रोथ सीएलएसए एक्सपेक्ट कर रही है कंपनी की लोन ग्रोथ में। तो काफ़ी सारे फैक्टर्स, लेकिन इस रीसेंट रनअप के बावजूद अभी भी तेज़ी बाकी है, और शायद यही वजह है कि जो इन्वेस्टर्स हैं उनका भरोसा स्टॉक पर बना हुआ है। तो सीएलएसए ने अपना टारगेट बढ़ाकर 340 के, आज 300 के पार तो वैसे भी ट्रेड ही कर रहा है अकाउंट आरईसी का। शुक्रिया दीपाली इस अपडेट के लिए। तो ये दोनों ही ट्रेड्स अब अच्छी तेजी दिखा रहे हैं, और आज खुलने के साथ ही यहाँ पर अच्छा खासा मोमेंटम बनता दिखाई दिया है। रुचित, अगला पड़ाव क्या रहेगा? आरईसी तो पर व्यू सीएलएसए का साफ है, लेकिन चार्ट्स क्या संकेत दे रहे हैं? चार्ट्स पे नो डाउट यहाँ पे ट्रेंड काफी स्ट्रॉन्ग है। इनफैक्ट आज के ट्रेडिंग सेशन में मॉर्निंग में ही हम देखते तो 300 के कॉल ऑप्शन में काफी राइटिंग थी, और वो राइटर्स ने भी फाइनली अपनी पोजीशंस को अनवाइंड की है। तो शॉर्ट कवरिंग एज वेल एज फ्रेश लॉन्ग फॉर्मेशंस का कॉम्बिनेशन है। आई थिंक नो यहाँ पे क्योंकि स्टॉक ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है, तो जनरली ये तेजी और भी एक्सटेंड हो सकती है, और इसीलिए रादर देन कीपिंग एनी टारगेट्स इन माइंड के कहाँ पे निकलना है, बेटर है कि सपोर्ट फाइंड करे और उसके नीचे स्टॉप लॉस रखे, और जैसे स्टॉक प्राइसेस हायर जाते हैं फिर अपने स्टॉप लॉसेस ट्रेल करते रहे। तो फिलहाल तो स्टॉक में 290 के आसपास 290 से 288 की रेंज में काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस है। तो अगर किसी की एग्जिस्टिंग पोजीशंस है तो बेटर है कि ट्रेंड को राइड करे, 288 के नीचे स्टॉप लॉस रखे, और जैसे स्टॉक प्राइसेस और अगर ऊपर जाते हैं तो अपने स्टॉप लॉसेस पर ऊपर ट्रेल करके ये जब तक कोई रिवर्सल के संकेत नहीं आते तब तक ये ट्रेंड को राइड करते रहे। बेसिकली करना है राइड, और जैसे जैसे स्टॉक बढ़ेगा वैसे वैसे आप अपना स्टॉप लॉस भी ट्रेल करेंगे। दोनों आरईसी और पीएफसी के लिए वही लागू होगा। अच्छा, चलिए चार का चौका की तैयारी कर लीजिए आप लोग। शिल्पा जी, सस्ता ऑप्शन के लिए मैं आपके पास आऊंगी। एफएनओ सुपरस्टार पर मानस की राय लेंगे आज। रचना जी, आप प्लीज निकाल के रखिएगा एक बढ़िया सा चार्ट का चमत्कार वाला ट्रेड। और मिड कैप फंडा के लिए आशीष चतुर्मोता, आई एम 100% श्योर तैयार वैसे भी आए हैं। इस बीच जब तक आप वो ट्रेड्स निकालते हैं, गाबा साहब, सुबह में हमने बात की थी
ये गोदरेज प्रॉपर्टीज की। अब दोपहर में देखिए ओबरॉय रियल्टी का शेयर इनफैक्ट डे हाई पर है, 4% का इजाफा इधर भी है, और यहाँ पर भी काफ़ी दिनों बाद दरअसल ओपन इंटरेस्ट एडिशन थोड़ा बहुत डिसेंट दिखने लगा है, तो तेज़ी की पोजीशंस धीरे धीरे करके लौट रही हैं। क्या इस मोमेंटम में और जोर आएगा? 6 दिन से एक अपमूव मिला है ओबरॉय रियल्टीज, राइट फ्रॉम लेवल्स ऑफ अराउंड 1050 से अब ट्रेड कर रहा है 1200, अपमूव ऑन है। 1180 का स्टॉप लगाना बहुत जरूरी है, और टारगेट शायद 1250 के भी हो सकते हैं। 1 या 2 दिन और एक तेजी है ओबरॉय रियल्टी में, और राइड द ट्रेंड एंड एंजॉय द राइड। इनफैक्ट इंडिया हैज अराइव्ड, 4% तक के गेन्स यहाँ पर बनते दिखाई दिए हैं, और 555 तक पॉइंट्स का इजाफा मिड कैप इंडेक्स। आपने एक चीज बात पर ध्यान दिया होगा, अब तक जिन भी स्टॉक्स की हमने सबसे ज्यादा चर्चा की है, चाहे वो भेल हो, चाहे वो एनएमडीसी हो, चाहे वो ओबरॉय रियल्टी हो, सारे मिड कैप काउंटर्स हैं और वहां पर बहुत तगड़ा मूव देखने को मिला है। अनुज, क्या ये तैयारी हो रही है ये सारे जो गेन्स हमने गंवाए थे उनकी पूरी भरपाई करने की और वहां से आगे बढ़ने की? उसके लिए डिपेंड करता है कि निफ्टी भी चलेगा या नहीं, लेकिन मिड कैप में अभी फ्रेश इंटरडे हाई लगा है, ये अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मेरे ख्याल से एक एक्सेप्ट आप सिर्फ बैंक निफ्टी को छोड़ दें आप, तो उसके अलावा बाकी सारे इंडिसेस अब ठीक ठाक कर रहे हैं, और मिड कैप ने फ्रेश इंटरडे हाई लगाया है हर्षदा। मिड कैप इंडेक्स में करेक्शन जो थी वो काफ़ी ब्रूटल आई थी। मिड कैप इंडेक्स अभी भी करीब 6% अपने हाई से नीचे है मेरे ख्याल से, लेकिन इसमें मैं ये कहूँगा कि बीच बीच में ना अब वो जो एक वन वे तेज़ी आई थी ना मिड कैप में, वो शायद ना आए, लेकिन बीच बीच में इस तरीके के सेशंस आते रहेंगे जिसमें आपको ऐसे मूव्स दिखाई देंगे। जैसा आपने बोला, आज मार्केट का मूड काफ़ी अच्छा है मिड कैप्स में, इतने स्टॉक्स नए हाईज लगा रहे हैं। मैं एक इसमें एक वर्ड ऑफ कॉशन कहें आप, जो मर्जी कहें, इसको थ्रो इन करें। फॉर एग्जांपल आप देखिए अब डेल्टा कॉर्प का शेयर, अब ये शेयर टॉप गेनर्स में एकदम से आ गया, 6.5% के करीब ये स्टॉक भागा, और पहले हम वोडाफोन की ऑलरेडी बात कर चुके हैं, तो थोड़ा कहीं ना कहीं मार्केट फिर थोड़ी सी इंडिविजुअल स्टॉक्स में एग्जूबरेंस में आ रहा है। इंडिया बुल्स हाउसिंग देख लीजिए आप, एक और स्टॉक है जो नॉर्मली बैन में आता रहता है, वो चलना शुरू हुआ है, लेकिन मिड कैप्स की पिटाई इतनी हुई थी ना कि थोड़ा सा अभी भी लोग डर रहे हैं मिड कैप लेने से। शायद ये एक डर भी एक कारण है कि स्टॉक चल रहे हैं, क्योंकि कोई मतलब अभी सब खाली हो चुके हैं कई काउंटर्स, ये भी एक कारण है। जैसे डेल्टा वाला काउंटर एकदम खाली हो चुका है, तो ये भी एक कारण है कि मिड कैप्स में इस तरीके की रैली आ रही है, लेकिन रैली मजबूत है, आज की रैली मजबूत है मिड कैप में, और एडवांस डिक्लाइन आज काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और यही मुझे कॉन्फिडेंस दे रहा है कि आप अभी के लिए पोजिशनली लॉन्ग रह सकते हैं मार्केट में, क्योंकि मुझे लगता नहीं कि मार्केट यहाँ से कोई बहुत ज़्यादा आपको डिक्लाइन देने वाला है। इवन यूरोपियन मार्केट देखिए, अच्छी खासी शुरुआत हुई है, यहाँ पर भी 1-1.5% की तेज़ी है, यहाँ पर भी मेरे ख्याल से मार्केट में बॉटम बन चुका है, और अगर ऐसा है तो मिड कैप आउट परफॉर्म करेंगे, अगर ऐसा है तो आउट परफॉर्मेंस की पूरी उम्मीद, यहाँ पर एक्शन बढ़ता हुआ। चलिए चार का चौका की तरफ आते हैं, और एक मिड कैप का बढ़िया आइडिया आपको वैसे भी मिलेगा आशीष चतुर्मुता की तरफ से। तो पहला ट्रेड सस्ता ऑप्शन अब आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, बताइए शिल्पा जी क्या निकाला आपने? यहाँ पे सस्ता ऑप्शन की मैं बात करूँ तो मुझे, क्योंकि मेटल्स में अच्छी खासी तेजी है और यहाँ पे स्टील्स अच्छे कर रहे हैं, तो मुझे जेएसडब्ल्यू स्टील अब यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। जेएसडब्ल्यू स्टील बिल्कुल तैयार है 750 760 जोन्स को टेस्ट करने के लिए, तो यहाँ पे 750 का जो कॉल ऑप्शन है जो रफली 11 रुपए में अभी ट्रेड कर रहा है, आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। स्टॉप लॉस 8 रुपए का रहेगा, और टारगेट्स जो है वो 15, 19 एंड 22 तीन टारगेट्स हैं, आप इसमें डेफिनेटली पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओके, जेएसडब्ल्यू स्टील का 750 का कॉल। एफएनओ सुपरस्टार के लिए मानस के पास चलते हैं। मानस बताइए। देखिए टाटा पावर पे ध्यान देना चाहिए अनुज जी। देखिए यहाँ पर दो तीन चीजें हैं। 200 डे मूविंग एवरेज पे स्टॉक ने सपोर्ट लिया। आज ये पॉइंट ये है कि क्योंकि एक रेजिस्टेंस जो कि 242 था उसको स्टॉक ने ब्रीच किया है और कंफर्मेशन दिया है हायर टॉप्स हायर बॉटम्स का। 100 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है, वॉल्यूम बेहतर देखने को मिल रहे हैं। आई थिंक यहाँ से 10-12 रुपए का मूव आपको टाटा पावर में जरूर देखने को मिल सकता है। तो अगर एक ट्रेड लेना हो तो फ्यूचर में आप ले सकते हैं। 245 के भाव चल रहे हैं टाटा पावर के फ्यूचर में। स्टॉप लॉस आपकी 242.50 के स्टॉप लॉस से आप खरीदारी कर सकते हैं। 252 रुपए 252 तक के टारगेट इस फ्यूचर में आपको देखने को मिल सकते हैं। ऑप्शन में अगर ट्रेड लेना हो तो 245 वाला कॉल ऑप्शन एट द मनी कॉल ऑप्शन है, 6.5 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर खरीदारी करिए। 4 रुपए 90 पैसे के स्टॉप लॉस से आप इस ऑप्शन में खरीदारी करिए और 10 रुपए के टारगेट सेट करिए। ओके, चलिए ये होगी टाटा पावर इस समय। अच्छा, अगली ट्रेड लेने से पहले एक बड़ी ब्लॉक डील हुई है इस समय एचडीएफसी बैंक में। करीब 1.2 करोड़ शेयर्स की ब्लॉक यहाँ पर हुई है। इसको एक्चुअली परसेंटेज ना लिखकर नंबर ऑफ शेयर्स लिखें, वो ज़्यादा ज़रूरी है।
1.2 करोड़ शेयर्स का ये ब्लॉक डील है। और एक बार जरा वो अगर और ये अगर ब्लॉक वाली ट्रांजैक्शंस देख सकें हम तो उसमें आपको दिखाई देगा 1,24,00,000 शेयरों का ये ट्रांजैक्शन हुआ है यहाँ पर और 1472 रुपये पर। तो ये एक बड़ा मूव यहाँ पर आता हुआ एटलीस्ट वॉल्यूम के टर्म्स में। चलिए अब चार्ट का चमत्कार ले लेते हैं रचना जी से। रचना जी, आपका चार्ट का चमत्कार। जी, मेरी तरफ से जो काउंटर है इस टाइम पे वो है हेवल्स की फ्यूचर्स फॉर द लॉन्ग साइड। और हेवल्स के फ्यूचर्स में काफी दिन के साइडवेज मूव के बाद आज एक स्ट्रॉन्ग अपस्विंग आया हुआ है और एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को भी उसने निकाला है। अब अगर यहाँ पे 1258 का एसएल बरकरार रहेगा तो अपसाइड पे ये काउंटर 1290, 1300 और 1320 की तरफ जाता हुआ हमें विद इन अ डे और टू नजर आ सकता है। ओके, तो चार्ट का चमत्कार हेवल्स आपकी स्क्रीन पर। मिड कैप फंड आप आशीष जी बताइए। जी, तो अर्शिता देखिए, जो स्टॉक हमें पसंद है, पहले तो डिस्क्लोजर है कि स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो में हम रखते हैं और काफ़ी पहले भी इसकी हमने चर्चा की है। स्टॉक है शैले होटल्स। काफ़ी हमें स्ट्रांग लगता है क्योंकि जो होटल इंडस्ट्री की अप साइकिल शुरू हुई है उसका एक बहुत ही अच्छा बेनिफिशियरी शैले है, क्योंकि इनके जो ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स हैं ये खुद ही अपने प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, तो एसेट लाइट मॉडल के बजाय ये अपने एसेट्स को ओन करते हैं। और जब भी इस तरह की अप साइकिल शुरू होती है तब इस तरह की स्ट्रैटेजी काफ़ी बेनिफिशियल होती है। साथ ही साथ इनका ऑफिस रेंटल पोर्टफोलियो भी है जो कि बहुत ही अच्छी तरह से पिकअप हो रहा है और आप देख रहे हैं किस तरह से, जैसे भी डीएलएफ के नंबर्स या बाकी कंपनीज के आपने नंबर्स देखा होगा, तो इसमें नॉन एसईजेड जो ऑफिस स्पेस का बिजनेस है वो काफ़ी अच्छी तरह से ऑक्यूपेंसी वहाँ बढ़ी है, तो इसका भी एक एडवांटेज शैले होटल्स को मिलता है। और हमारा मानना है कि जो एबिटा मार्जिन है वो करीब करीब 45 से 45% के आसपास आएगी और जो एबिटा है वो आने वाले 3 से 4 साल में 18% कैगर ग्रो करेगा। अभी इन्होंने रिसेंटली एक हैदराबाद में वेस्टिन जो होटल खोला, उसमें एक सिंगल क्लाइंट ने करीब करीब 3 साल का लॉक इन पीरियड किया, जिसकी वजह से वहाँ की ऑक्यूपेंसी जो है वो ऑलमोस्ट 100% आ रही है। और जो एवरेज ऑक्यूपेंसी है इनके होटल की वो करीब करीब 70% के आसपास है। वहीं एवरेज रूम रेट जो है वो डबल डिजिट में ग्रो कर रहे हैं, तो ये बहुत ही एक पॉजिटिव सिग्नल्स है। हमें लगता है कि ये कंपनी पूरी होटल साइकिल को प्ले करने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन पिक हो सकती है। टेक्निकली भी आप इसमें देखेंगे तो स्टॉक ने जो अभी स्मॉल मिड कैप का करेक्शन आया उसमें कोई बड़ी डिप नहीं दिखाई। स्टॉक का ऑल टाइम हाई बना 620-22 का, स्टॉक 540 पे आया और वहां से एक स्मार्ट रिकवरी लेके अब 570 पे खड़ा है। तो इसका मतलब एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड यहाँ बन रहा है। और आज के जो ट्रेडिंग वॉल्यूम्स है वो भी करीब करीब 3.5-4 लाख शेयर के हुए हैं, जो अगेन इस रेंज के कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट को अच्छी भली बात एक्सप्लेन करते हैं। तो मेरा मानना है 550 का एक पोजिशनल सपोर्ट है, उसको ही एक तरीके का एक स्टॉप लॉस लगाकर हमें पोजीशन को होल्ड करनी चाहिए। और ऊपर में मेरा मानना है 650 से 700 रुपए की ट्रैजेक्टरी आने वाले कुछ हफ्तों में शैले होटल्स आने वाले कुछ हफ्ते कुछ महीनों में शैले होटल्स के स्टॉक में देखने को नजर आ सकती है। तो 650 की ट्रैजेक्टरी इधर आती हुई साफ दिखाई दे रही है। ये इस समय आशीष चतुर्मोता की पिक है। स्टॉक 2% ऊपर है वैसे। चलिए फटाफट से मैं रिकैप कर देती हूँ। शिल्पा राउत ने पहला ट्रेड दिया है सस्ता ऑप्शन के रूप में। JSW स्टील 950 का कॉल 11 पर है। पहला टारगेट 15, 19 और फिर 22 का है। आई बेग योर पार्डन, 750 का कॉल है। टाटा पावर में भी एक अपॉर्चुनिटी मानस ने ढूंढी है, जहां पर ये कह रहे हैं तेजी करे, 252 आपके लिए टारगेट रहेगा। हेवल्स पसंद है इस समय रचना जी को। 1290 और 1300 के लिए एक मौका यहाँ पर तेजी का बन रहा है। और शाले होटल्स जो अभी अभी आशीष चतुर्मोता ने आपके लिए आइडेंटिफाई किया। अच्छा आशीष जी, वैसे आपके लिए एक स्टॉक जिस पर मैं राय लेना चाह रही हूँ, और ये स्टॉक आप काफ़ी क्लोजली ट्रैक करते आए हैं, आपने इसे रेकमेंड भी किया है, सिरमा SGS। स्टॉक को लगा है शॉक आज, करीब 11% नीचे। वैसे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस एकदम ठीक थे, लेकिन एबिटा प्रॉफिटेबिलिटी में कंपनी थोड़ी सी फीकी पड़ती दिखाई दी है। इन नंबर्स को आप कैसे एनालाइज कर रहे हैं, और अब यहाँ से अब स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, क्योंकि ऑटो कंज्यूमर में बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस है, बाकी दो सेगमेंट्स परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, तो देखिए आपने बिल्कुल सही कहा कि जो मार्जिन्स है वो सिंगल डिजिट में आए हैं, और जो कि जिसका एक बड़ा कारण ये रहा कि जो टॉप लाइन ग्रो की है वो वहां पर पे वॉल्यूम ड्रिवन टॉप लाइन है, जहां पर वैल्यू एडेड बिजनेस था वो उसका प्रपोर्शन कम हुआ है, जिसकी वजह से मार्जिन्स में भी हमें इम्पैक्ट देखने को मिला। हमें ट्रेजेक्टरी लॉन्ग टर्म में अच्छी लगती है, बट जैसे कि इसने आज एक बड़े वॉल्यूम के साथ, आप देखिए करीब करीब 25-30 लाख शेयर का वॉल्यूम हुआ और स्टॉक ने अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस को ब्रेक किया।
और इसको ध्यान में रखते हुए हमें लगता है कि थोड़ा सा अभी पोजीशन यहाँ पर पे लाइटन करने की जरूरत है। और एक बड़ी रैली देखने को मिली, हमने इसको 330 से आपके चैनल पे कई बार इसको रिकमेंड भी किया और स्टॉक ऑलमोस्ट 650 660 तक गया। अब मेरा मानना है कि जिस तरह से एक शॉर्ट टर्म में प्रेशर आ रहा है, और ये शायद हो सकता है आज तक तो कॉन कॉल में भी देखना पड़ेगा कि किस क्या कमेंट्री आती है, पर हमारा जो मानना है कि लॉन्ग टर्म ट्रेजेक्ट्री अच्छी है, बट शॉर्टर टर्म में ये प्रॉफिट बुकिंग कंटिन्यू रह सकती है और डिप में शायद स्टॉक एक बार 480 470 तक के लेवल को रिटेस्ट करेगा और उन लेवल्स पे ही कोई बड़े सपोर्ट या बड़ी बाइंग इंटरेस्ट आता हुआ नजर आएगा। तब तक के मुझे लगता है कि थोड़ी डिप इस स्टॉक में देखने को नजर आ सकती है। में आप खरीदेंगे या नहीं, आपका कन्विक्शन अभी भी है या फिर कॉन कॉल के बाद आप मन बनाएंगे? नहीं, बिल्कुल कॉन कॉल के बाद बनाएंगे, क्योंकि हर्षदा देखिए हम दो चीजों को बहुत क्लोजली वॉच करते हैं, एक तो फंडामेंटल और दूसरा है उस फंडामेंटल को क्या टेक्निकल रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो देखिए अगर से नंबर बहुत ही बेहतरीन होते तो इस तरह की सेलिंग वॉल्यूम नहीं आना चाहिए था जो आज आया है, और जब इस तरह के सेलिंग वॉल्यूम आते हैं तब हम एक बार के लिए अपने पोजीशन को हल्की करते हैं और वेट करते हैं कि कंफर्मेशन का। ये कंफर्मेशन मेरे हिसाब से टेक्निकल लेवल पे आप देखेंगे तो दो प्राइस पॉइंट पे आएगा, या तो 470 480 के लेवल पे सपोर्ट करे या इवेंचुअली स्टॉक 570 की ट्रेजेक्टरी को वापस क्रॉस करे। ऐसी इन्हीं दो सिचुएशन में मेरे ख्याल से एक टेक्निकल कंफर्मेशन आएगा। तब तक के मैं समझता हूँ स्टॉक से थोड़ा सा साइड लाइन रह करके वेट एंड वॉच की अप्रोच रखनी चाहिए। बिल्कुल। सिरमा बहुत बुरी तरीके से बेटा, आज का एक्सीडेंट ऑफ द डे हुआ है ये तो इनफैक्ट, और इसमें एक 6 महीने का चार्ट देखिए, ये एक्चुअली काफ़ी चल चुका है स्टॉक की पूरी बास्केट जो है ना, इसमें बहुत बड़ी रैली आ चुकी है। 6 महीने के चार्ट में तो दिखेगा भी नहीं कि आज स्टॉक करेक्ट हुआ है, तो इस वजह से खैर एनीवे ये हो गई बात सिरमा SGS की। एक बार टाटा स्टील वापस देख लेते हैं, और अब टाटा स्टील ऑलमोस्ट डे हाई पर, तो अच्छा मोमेंटम यहाँ पर इस समय 118 के ऊपर निकलता हुआ ये स्टॉक, जैसे हम डिस्कस भी कर रहे थे आज 200 डे मूविंग एवरेज पर खुला ये और ऑलरेडी काफ़ी गिर चुका था, तो लोअर लेवल से एक अच्छा सपोर्ट यहाँ पर। निफ्टी एक बार फिर थोड़ा थकता हुआ 19,109, तो अब एग्जैक्टली डे हाई और डे लो के बीच में, और एक कारण है HDFC बैंक का। एक बार HDFC बैंक का इंट्राडे चार्ट लेकर आइए, फिर से यहाँ पर थोड़ी सी डिक्लाइन। शिल्पा जी, HDFC बैंक पर पोजिशनली क्या भी बन रहा है? यहाँ पे HDFC बैंक की बात करेंगे तो 1420 का इसका एक अच्छा खासा सपोर्ट है, जहां से हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये होल्ड करना चाहिए। बट एनी सॉर्ट ऑफ अपसाइड यहाँ पे हम लोग तभी देखेंगे जब ये डिसाइसिवली अबव 1540 ट्रेड करेगा। तो अभी इट इज अ वेरी लॉन्ग वे टू गो। तो यहाँ पे HDFC बैंक में अभी के लिए आई वुड, अगर किसी को बहुत पोजिशनल प्ले करना है तो आप 1420 का एक स्टॉप लॉस आपको रखना है और डिक्लाइंस बाय करना है। अदरवाइज किसी को अगर ये मोमेंटम प्ले करना है जहां पे आपको क्विकली कुछ यहाँ पे अपसाइड गिर मिले, तो आपको वेट करना पड़ेगा कि ये डिसाइसिवली 1520 1540 क्रॉस करे। अदरवाइज आई विल आस्क टू अवॉइड। चलिए, अदानी एंटरप्राइजेस के नंबर्स आए, मुनाफा थोड़ा सा घटा है यहाँ पर 461 करोड़ से 228 करोड़। हालांकि अदानी हार्डली नंबर्स पर रिएक्ट करता है, यहाँ पर और फैक्टर्स हैं रिएक्ट करने के लिए, लेकिन जो स्टॉक्स नंबर पर रिएक्ट करते हैं उनकी बात कर लेते हैं। टाइटन, इंडिगो और एस्कॉर्ट्स, इनके नंबर्स आएंगे कल। तो पहले आशीष के पास चलते हैं और टाइटन से क्या एक्सपेक्टेशन ये जान लेते हैं। आशीष बताइए। बिल्कुल, कल जो नंबर्स आने वाले हैं टाइटन के, पहले सबसे पहले हेडलाइन नंबर्स रख देता हूं जो आपको ध्यान रखना है। 17% एक्सपेक्टेड है साल दर साल टाइटन की आय बढ़ेगी, पर उसके सामने मुनाफा एकदम सपाट रहेगा। तो इसका मतलब ऑपरेशनली मामला गड़बड़ाएगा, प्लेट फ्लिप करिएगा। अब आइए ऑपरेशनल परफॉर्मेंस पे। मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे, इबिटा जब आय 17% बढ़ रही है, इबिटा केवल 1.5% बढ़ेगा और मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट होते हुए नजर आएंगे करीब 180 बेसिस पॉइंट्स। अब पहले वो 17% ग्रोथ का रैशनल दे देता हूं, क्यों बाजार एंटिसिपेट कर रहा है एक बार फिर से डबल डिजिट हेल्दी ग्रोथ आएगी। नए कलेक्शन के लॉन्चेस हुए हैं, वो टाइटन की गोल्डन हार्वेस्ट स्कीम में ट्रैक्शन मोमेंटम पिकअप हो रहा है। हम लोग वेडिंग सीजन की तरफ बढ़ रहे हैं और हाई वैल्यू एडेड ज्वेलरी जो है वो कहा जा रहा है इस बार ग्रोथ को ड्राइव करेगी, इसीलिए 17% एक्सपेक्टेड था, इंप्रूव होगा। अब मार्जिन्स डिक्लाइन क्यों हो रहे हैं या ये क्यों नहीं परफॉर्म करके देगा ऑपरेशनली? क्योंकि पिछली बार डायमंड की कीमतें बढ़ रही थी, कंपनी को अच्छा खासा इन्वेंट्री गेन हुआ था, वो इस बार नदारत आपको नजर आएगा। प्लस ये जो गोल्ड रेट के प्रीमियम्स हो रहे हैं उसके बीच मैनेजमेंट मेकिंग चार्जेस के बीच बैलेंसिंग करने की कोशिश कर रही है। वैसे लास्ट जब मैं टाइटन के स्टोर पे गया था तो वो अपने आप ही मैनेज कह रहे थे वो मेकिंग चार्जेस में 10 से 15% डिस्काउंट का ऑफर चल रहा है।
आपको कम करके देंगे। तो ये एक्चुअली बैलेंसिंग एक्ट चल रहा है, इस समय भी अंडरवे है। ये मेन रीजन है कि मार्जिन परफॉर्मेंस सुस्त रहेगी। खैर, कमेंट्री में नजर रहेगी किस तरह की फेस्टिव सीजन की और किस तरह के डायमंड प्राइसेस आगे देखने को मिलेंगे। इंटरनेशनल एक्सपेंशन की तैयारी थी, वो की मॉनिटरेबल है, उसको लेकर क्या प्लान्स कंपनी के हैं और नए फॉर्मेट्स पे। कुछ दिन पहले हम लोग चैनल पे चर्चा कर रहे थे कि टाइटन का एक नया फॉर्मेट आया है, वो इनवाइट ओनली रिटेल स्टोर दिल्ली में। इस तरह के नए फॉर्मेट्स को लेकर आउटलुक क्या बन रहा है, वो कमेंट्री इंपॉर्टेंट होगी। ओके, एक्चुअली आज अगर वीरू होते तो हर्षिता को एक इवन होने का मौका मिलता, क्योंकि हर्षिता एक्चुअली नहीं जाती है टाइटन के स्टोर आशीष चले पे, गए। आशीष जाते हैं। हाँ। और क्या लिया कि चैनल चेक के ले गए थे? देख क्या गया, अच्छा, कुछ ले नहीं सकते। गावा जी आपके लिए मौका है प्रेशर बनाने गावा का। जी ने तो पहली, मैंने बात कर रखी है, उन्होंने पहली सेटिंग कर रखी, ना वो दे ना हम दे, खत्म बात। नहीं, लेकिन वीरू गए थे, उन्होंने गोल्ड प्राइस बढ़ा दिया, इतना मुझे पक्का है ना, बात कह के हाँ नहीं, एक्चुअली इस बार नहीं, इस बार नहीं बढ़ाया है, इस बार बढ़ा नहीं पाए, इसीलिए तो आ नहीं पाए आज। सुना है मुंह काला पीला हो मैं रखा है आपको एक उनका। अभी सीक्रेट बताता हूँ। मंडे को कविता की, अब देखिए उसका रिबटल। वीरू वो तो की। खैर आएगा रिबटल, लेकिन शॉर्ट पॉइंट ये है, और अगर वीरू सुन रहे हैं तो मैं यही कहूँगा कि अगली बार टाइटन की बात हो, सिर्फ हर्षिता को बुरा लगता है जब वो वीरू बोलते हैं कोई कि टारगेट करते हाँ, रहते हैं कि वीरू। हाँ एग्जैक्टली, तो कि बाकी लोग भी हैं जो टाइटन के शोरूम पर जाते हैं, और ऐसी बात नहीं है। और खैर एनीवे, स्टॉक पर एक व्यू ले लिया जाए फिर। यहाँ पर शिल्पा जी, कैसा लग रहा है टाइटन का शेयर? अच्छा, शिल्पा जी फ़ोन पे हैं शायद, तो एक काम करते हैं, मानस आप बता दीजिए। तो देखिए, पॉजिटिव लग रहा है क्योंकि स्टॉक करेक्ट हुआ था, 100 डे मूविंग एवरेज पे स्टॉक ने सपोर्ट लिया और 2 दिन पहले 50 डे मूविंग एवरेज को रीगेन किया। आज 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड हो रहा था, हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। लेकिन मेरा समझना है कि अब जब तक ये 3160 के ऊपर ट्रेड करता रहेगा, यहाँ पर आप अभी भी खरीदारी कर सकते हैं। ऊपर की तरफ पॉसिबिलिटी है कि 3275 3275 तक के स्तर आपको टाइटन में देखने को मिलेंगे। तो 3275 की तैयारी कर रहा है काउंटर, और टाइटन में नतीजों से पहले एक बहुत बढ़िया रनअप देखने को मिला, तो वो भी आपने ध्यान देना है। इनफैक्ट इस हफ्ते का और पिछले 10-15 दिनों का चार्ट है तो स्क्रीन पर रखिएगा, तो उससे अंदाजा लगेगा कि कितनी अच्छी यहाँ पर दरअसल एक्यूमुलेशन स्टॉक में बनती दिखाई दी है। चलिए, अब डाबर आपकी स्क्रीन पर रखेंगे क्योंकि डाबर में नतीजे आ गए हैं। डाबर के केस में मुनाफा आया है 515 करोड़ का, 505 करोड़ का अनुमान था। स्टॉक वैसे 2% ऊपर आ रहा है। 3204 कंपनी ने रेवेन्यू दिया है, 3210 का अनुमान था, वो भी इन लाइन ही है। इबिट्टा उम्मीद से थोड़ा सा बेहतर, 661 करोड़ की डिलीवरी हुई है, 645 करोड़ का अनुमान था। मार्जिन्स भी इन लाइन ही है, 20.6% के मार्जिन्स कंपनी ने किए हैं डिलीवर। और अगर आप वॉल्यूम ग्रोथ देखें, वॉल्यूम ग्रोथ में हल्की सी निराशा है, 4 से 5% का अनुमान था, कंपनी ने करीब 3% तक की वॉल्यूम ग्रोथ डिलीवर की है। तो ये है फिलहाल वो नंबर्स वैसे है खराब नहीं, बस वॉल्यूम ग्रोथ के फ्रंट पर हल्का सा मिस जरूर है। स्टॉक आपके सामने 526 पर कर रहा है ट्रेड। अब आगे डिटेल आएगा कि किस पर्टिकुलर प्रोडक्ट किन मार्केट्स में ग्रोथ देखने को मिली है। कंपनी के मैनेजमेंट से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे आगे कुछ ही देर में। आशीष जी, इस पर फटाफट टिप्पणी दीजिए, क्या किया जाए? हर्षिता, कौन सा स्टॉक आपने कहा? डाबर की बात कर रही हूँ जी। देखिए, पूरे जो एफएमसीजी स्पेस में, बिल्कुल आपने जैसे थोड़ी देर पहले बात की, सभी एक ही चीज को क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो है रूरल का पिकअप, और जो अभी कहीं बहुत बड़ा दिखाई नजर नहीं आता। तो इसकी वजह से हमें लगता है कि स्टॉक एक साइडवेज ट्रेंड में ही रहेगा। यहाँ से डेफिनेटली एक पुल बैक की जगह जरूर है, बट ये कोई मीनिंगफुल पुल बैक के में कन्वर्ट हो, इसके लिए अभी भी कुछ कंफर्मेशन की जरूरत है। और मेरा मानना है पूरा हर्षिता, ओवरऑल जो एफएमसीजी पूरा स्पेस है वो कहीं ना कहीं एक साइडवेज ट्रेंड में रहेगा। हालांकि इलेक्शन ईयर आ रहे हैं, तो सबका मानना है कि एक पॉइंट पे कहीं ना कहीं रूरल रिकवरी जरूर आएगी, पर वो अभी तक के डेटा में, नंबर्स में रिफ्लेक्ट नहीं हो रही, जिसके कंफर्मेशन की जरूरत है। तो यही चीज डाबर का नंबर देखिए या गोदरेज के नंबर देखिए, ये पूरा एक कंसेंसस नजर आता है। ब्रिटानिया की भी आप टॉप लाइन देखेंगे तो मात्र 1% की टॉप लाइन ग्रोथ आई है। जो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी है वो मार्जिन एक्सपेंशन की वजह से बढ़ी है, क्योंकि अभी कहीं ना कहीं कमोडिटी का एक टेलविंड इनको मिला है। बट इन जनरल मेरा मानना है कि टॉप लाइन ग्रो नहीं होगी, तो ये स्टॉक्स कहीं ना कहीं साइडवेज ट्रेंड में ही रहते हुए नजर आएंगे। तो इनसे अभी थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए व्यू डाबर और बाकी एफएमसीजी प्लेस पर। लेकिन इस बीच चोला मंडलम इन्वेस्टमेंट के भी नंबर्स आ गए हैं। मुनाफे में 35% तक का इजाफा दर्ज हुआ है,
762 करोड़ का यहाँ पर कंपनी ने मुनाफा पेश किया। मैं बस ये हेडलाइन नंबर्स आपको ये सामने पेश कर देती हूँ। प्रॉफिटेबिलिटी करीब 35% बढ़कर आई है। अब यहाँ से आगे ब्याज से आय, डिस्बर्समेंट की स्थिति क्या है, एसेट क्वालिटी की क्या सिचुएशन है, वो सारे डिटेल्स आएंगे। स्टॉक स्पाइक दिखा रहा है करीब 2.5% ऊपर। तो अब डायरेक्टर साहब कह रहे हैं ब्रेक का वक्त हो रहा है, तो एक काम करते हैं, ब्रेक ले लेते हैं, फिर जब लौट कर आएंगे एस्कॉर्ट्स, कुबोटा और इंटरग्लोब से क्या एक्सपेक्ट कर रहा है मार्केट, उसकी चर्चा करेंगे। सुमित भी स्टूडियो आ गए हैं, ब्रेक लेके फटाफट पहुंचते हैं। चोलामंडलम के नंबर्स आए और आई थिंक नेट प्रॉफिट अच्छा था, लेकिन नेट इंटरेस्ट इनकम एक्चुअली काफ़ी जंप हुआ है कंपेयर टू एस्टिमेट। उसकी वजह से ये स्टॉक में एक मूव आया और ये खैर यहाँ पर लेकिन अब ये देखना है कि ये फिर नेट प्रॉफिट जो है वो एग्जैक्ट इन लाइन विद पोल क्यों आया और एनआईआई में पोल के मुकाबले जंप ज़्यादा क्यों आया। लेकिन स्टॉक इस समय डे हाई पर, अच्छा मोमेंटम यहाँ पर। एक चेक ले लेते हैं इसके ऊपर। मानस, कोई व्यू इस पर, इस चोला पर आप ट्रैक करते हैं स्टॉक को? बिल्कुल, देखिए क्योंकि 100 डे मूविंग एवरेज के ऊपर इसने करीब 5-6 सेशन निकाले, वहां पे लगातार स्टॉक सपोर्ट दे रहा था और आज 20 डे 50 डे मूविंग एवरेज को रीगेन किया है, वॉल्यूम्स देखने को मिल रहे हैं। आई थिंक ये एक ब्रेकआउट मूव है, तो करंट लेवल्स पे खरीदारी करने की राय रहेगी। 1150 के स्टॉप लॉस से आप खरीदारी कर सकते हैं और पॉसिबिलिटी है कि कम से कम 1230 1240 तक के भाव आपको चोला फाइनेंस में देखने को मिल जाने चाहिए। आशीष, आपके पोर्टफोलियो में है क्या ये स्टॉक? इसने रिसेंटली सिर्फ अंडर परफॉर्म किया श्रीराम को। बिल्कुल है अनुज, ये हमें काफ़ी पसंद है और लंबे समय से स्टॉक को हम पोजीशन इसके अंदर ले रहे हैं और हम हमारे पॉजिटिव रुझान में भी रहा है। देखिए, सबसे एक बेस्ट क्वालिटी एनबीएफसी जिस कमर्शियल स्पेस में जो ऑपरेट कर रही है वो चोलामंडलम ही है, इसलिए इसके वैल्यूएशंस भी हमेशा एक्सपेंसिव रहे। श्रीराम हमें जरूर पसंद है क्योंकि वैल्यूएशन वहाँ पे जरूर कंफर्टेबल था, बट क्वालिटी ऑफ अर्निंग हमेशा चोलामंडलम की बहुत बेहतरीन रही है। और मेरे हिसाब से ये जो डिप आई है यहाँ पर स्टॉक ने एक बहुत अच्छा कंसोलिडेशन करके 1140 1150 पे एक बेस बनाया है और अभी नंबर्स देखते हैं पूरी तरह से। पर मेरा ये मानना है कि ये मूव कहीं ना कहीं 1300-1320 की ट्रेजेक्टरी तक जाता हुआ नजर आएगा, क्योंकि ओवरऑल आप देखिए, चाहे श्रीराम के नंबर देखिए या श्रीराम में जिस तरह की अपटेक आ रही है वो उसका रिफ्लेक्शन चोलामंडलम में भी आएगा। और ये स्टॉक श्रीराम और चोलामंडलम हमारी टॉप पिक्स है इन एनबीएफसी स्पेस के अंदर। तो ये फिलहाल टॉप पिक 3% ऊपर। आगे देखते हैं और क्या डिटेल्स निकल कर आ रहे हैं इस कंपनी की तरफ से। चलिए, लेकिन दो और स्टॉक्स जो ट्रेडर फेवरेट्स रहे हैं, एक तो इंटरग्लोब एविएशन, दूसरा है एस्कॉर्ट्स। अब यहाँ पर मार्केट क्या एक्सपेक्ट कर रहा है? सुमित हमारे साथ है, सुमित बताइए। देखिए, इंटरग्लोब एविएशन सुनने, देखने, समझने में ऐसा लगेगा कि बहुत अच्छे नंबर आएंगे, सीजन चल रहा है, फ्लाइट फेयर अच्छे हैं, बट कुछ ब्रोकरेज हाउसेस के व्यूज़ बटे हुए हैं। कुछ हाउसेस मानते हैं कि शायद लॉस आएगा इस बार इनको, और कुछ हाउसेस मानते हैं कि प्रॉफिट आएगा लेकिन बहुत ही नेग्लिजिबल आएगा। तो अलग अलग हाउस व्यूज़ के बीच में ये नंबर्स हैं, आप इस हिसाब से इनको देखिएगा। पहले कंपनी की जो बिक्री का अनुमान है वो करीब 13,990 करोड़ रुपए, जो कि 12,500 करोड़ रुपए के सामने आता हुआ दिखाई पड़ेगा। 15% की बढ़त है। एबिटार इनके लिए क्रूशल होता है, तो 1130 करोड़ का एक लो बेस के सामने 61% की बढ़त यहाँ पर, और एबिटा भी 3 गुना होने का अनुमान है, करीब 940 करोड़ रुपए का एबिटा का नंबर रहेगा। घाटा कम होगा वाई बेसिस पे, पिछली बार भी करीब 1590 करोड़ का घाटा था, इस बारी कुछ एनालिस्ट मान रहे हैं कि 960 करोड़ का घाटा आ सकता है, लेकिन क्यू ऑन क्यू बेसिस से मुनाफे से घाटे में आते हुए दिखाई पड़ेंगे। क्यू ऑन क्यू बेसिस पे नंबर थोड़े से कमजोर रह सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स जैसे कि पीएलएफ, पैसेंजर लोड फैक्टर 83.7%, पिछली तिमाही में Q1 में ये 89% था, तो उसके सामने 83% आएगा। आरपीके यानी कि रेवेन्यू पैसेंजर किलोमीटर, जो कि बाजार अनुमान लगाकर चल रहा है कि इस बारी ये नंबर कहीं 2870 करोड़ आएगा, जो पिछली बारी 2170 करोड़ था। यहाँ से एक बढ़त आने का अनुमान बाजार लगा रहा है। और उसके अलावा आस्क, जो कि अवेलेबल सीट किलोमीटर इनका होता है, वो करीब 3430 करोड़, जो कि 2770 करोड़ के सामने आएगा। पैसेंजर लोड फैक्टर में कमी है। 2-3 चीज़ें जो बहुत क्रूशियल है। पहला, थर्ड क्वार्टर के लिए अब फेस्टिवल है, तो कैसी प्राइसिंग रहती है, 1, 2 क्रूड के प्राइसेस कितना इनके लिए इम्पैक्ट करके गए हैं और आगे कैसे करेंगे। प्राइट एंड वेटनी जो है उसके लिए, उसके इंजन को लेकर इनकी क्या कमेंट्री रहती है, कितना इंश्योरेंस और कितना बाकी डिटेल उससे रिलेटेड, वो एक ऐसी चीज़ है जिसको बाजार ज़रूर सुनना चाहेगा। प्लस ब्लॉक, जो कि प्रमोटर ऑलरेडी एक ब्लॉक कर चुके हैं, अगला ब्लॉक पेंडिंग है, तो आगे कर चल के क्या स्टेक आता है या कैसे आता है, ये कुछ चीज़ें जो कि एनालिस्ट पूछेंगे। लेकिन नंबर्स के लिहाज से बहुत मिले जुले से नंबर हैं। कुछ हाउसेस लॉस मान रहे हैं, कुछ हाउसेस नेग्लिजिबल प्रॉफिट की तरफ जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं।
दूसरा नंबर जो है वो है एस्कॉर्ट्स का। एस्कॉर्ट्स के केस में एक लो वॉल्यूम रहने की बातचीत पहले ही उनके नंबर से रिफ्लेक्ट हो ही चुकी थी, थोड़े सबड्यूड नंबर रहेंगे। और रेवेन्यू फ्रंट पर करीब 2036 करोड़ रुपए का एक रेवेन्यू, मुनाफा 60% बढ़ने का अनुमान है वाई बेसिस पे। वाई पे अच्छे नंबर रहेंगे, क्यू ऑन क्यू बेसिस पे नंबर में डिप है। वाई मार्जिन भी करीब 13% है 8% के सामने, और EBITDA भी करीब 273 करोड़ रुपए आएगा। क्यू ऑन क्यू नंबर वीक रहेंगे क्योंकि बेस बढ़ा था, दूसरा बारिश इस बारी बहुत ही एराटिक सी रही है, तो उसका एक इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। 7% वॉल्यूम डिक्लाइन इनका वाई है, और क्यू ऑन क्यू बेसिस पर भी वॉल्यूम में एक टफ टाइम रहेगा। क्यू ऑन क्यू वॉल्यूम भी करीब 60 बेसिस पॉइंट के आसपास गिर सकते हैं। तो वॉल्यूम प्रेशर क्यू ऑन क्यू, वाई लो बेस का एक बढ़िया बेनिफिट यहाँ दिखेगा। ऑलराइट सुमित, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये दो स्टॉक्स इस समय आपके रेडार पर, इंडिगो और एस्कॉर्ट्स कुबोटा। लेकिन बिग मार्केट वॉइसेस में आज हमारे साथ मार्सलस इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के पोर्टफोलियो मैनेजर रक्षित रंजन जुड़ गए हैं। रक्षित, गुड आफ्टरनून। पहले बात करते हैं लार्ज बैंक्स की। यहाँ पर आपके हिसाब से क्या दिक्कत हो रही है, क्योंकि और आपके पोर्टफोलियो में HDFC बैंक है भी काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में। ये स्टॉक्स आपके हिसाब से क्यों नहीं चल रहे हैं? गुड आफ्टरनून अनुज, थैंक यू मेरे को आपके शो में इनवाइट करने के लिए। सो HDFC बैंक पे जो हमें समझ में आता है, एक कंसर्न रिसेंटली जो रहा है मार्केट का वो रहा है कि डिपॉजिट ग्रोथ ये कितनी तेजी से ला पाएंगे। हमारा काफी अच्छा कन्विक्शन है। पहले ही HDFC बैंक का कासा फ्रेंचाइज बाकी बैंकों के कंपैरिजन में बहुत स्ट्रांग है। साथ में HDFC लिमिटेड के मर्जर के बाद होम लोन्स के कस्टमर्स को, जो अभी कुछ दिन पहले मैनेजमेंट ने एक डिफरेंट फोरम में बताया था कि 25% of the home loan customers are being given HDFC bank accounts, and the number is expected to go up to a substantially higher percentage going forward. तो कासा के काफी सारे लीवर्स हैं, डिपॉजिट टेकिंग के काफी सारे लीवर्स हैं, जो कंसर्न्स जब एले हो जाएंगे, जब कंसर्न्स कम हो जाएंगे, तो हमारे हिसाब से जो इसका स्टॉक का शायद ओवरहैंग है वो हटना चाहिए। बट लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से हम इस करंट शेयर प्राइस को बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी लेके चल रहे हैं। कोई भी इन्वेस्टर जो लॉन्ग टर्म के लिए है, HDFC बैंक FY25 प्राइस टू बुक एडजस्टेड 2 times या बिलो 2 times, इट्स अ वेरी अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटी टू बाय। तो ये एक अच्छा मौका रहेगा, भले ही स्टॉक थोड़ा सा लिम्बो में रहे, यहीं पर समय ज़्यादा बिताए, लेकिन एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी। रक्षित, रिजल्ट सीजन में अब तक जो परफॉर्मेंस हमने देखा है, स्पेशली अगर FMCG कंपनियों की बात करें, आपको क्या पसंद आया? कहाँ पर आप और पोजीशंस ऐड करने के लिए तैयार हैं? तो हमारे पोर्टफोलियो में, अगेन एज अ डिस्क्लेमर, हमारे क्लाइंट्स, फैमिली, फ्रेंड्स, कॉलीग्स के सबके पोर्टफोलियो में नेस्ले है एज एन FMCG स्टॉक। एंड ये एक थीम सा भी रहा है इस रिजल्ट सीजन का, जो मेरे ख्याल से थीम और स्ट्रांग होएगा थर्ड क्वार्टर रिजल्ट सीजन में फर्दर, कि पूरे पैक में से एक या दो कंपनियां पुल आउट करेंगी, आउटशाइन करेंगी। तो नेस्ले जैसे कि अगर आप देखें, जो थोड़े टाइम पहले आपके चैनल पे बात हो रही थी, ब्रिटानिया, गोदरेज कंज्यूमर, डाबर अभी रिजल्ट आया, एक्सेट्रा, काफी तरह की वीकनेस रिपोर्ट करी गई है, यूनिलीवर वगैरह, लेकिन नेस्ले में डबल डिजिट ग्रोथ है, डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ है, ज्यादातर कैटेगरीज में मोर देन 10-11% का ग्रोथ है, बारिंग मैगी आई थिंक, एंड 15% की काफी कैटेगरीज की ग्रोथ है। इन एन एनवायरमेंट लाइक दिस, ये जॉ ओपनिंग है बिटवीन द कंपनीज दैट कैन लेवरेज ऑन देयर स्ट्रेंथ्स बेटर देन अदर्स। पिछले 1.5-2 साल में या तो नॉइजी एनवायरनमेंट था, तो रिपोर्टेड नंबर में स्ट्रेंथ और वीकनेस का उतना फर्क पता नहीं चल रहा था, या फिर टेलविंड्स और हेडविंड्स इतने सारे थे एक्सटर्नल कि कंपनी स्पेसिफिक फैक्टर्स उतने आउटशाइन नहीं कर रहे थे। आई थिंक ये क्वार्टर से आप देखेंगे काफी सारे सेक्टर्स में FMCG में लाके एक दो कंपनी स्पेसिफिक फैक्टर स्ट्रेंथ्स के कारण बाकी के पैक से पुल अवे करेंगी। तो नेस्ले हमारे पोर्टफोलियो में है, और कोई FMCG कंपनी नहीं है, एंड हमारा कन्विक्शन काफी हाई है इस पे। रक्षित, कोई स्टॉक जो आपने रिसेंटली ऐड किया हो अपने पोर्टफोलियोज में पिछले 3 या 6 महीने में, जिस पर आप डिस्क्लोजर के साथ बात कर सकें? श्योर। सो जो कंसिस्टेंट कंपाउंडर्स पोर्टफोलियो है लार्ज कैप वाला, उसमें हमने ट्रेंट ऐड किया है अगस्त के महीने में।
सो 2 महीना हो गया है ट्रेंट ऐड किया है। ट्रेंट में पहले सिर्फ वेस्ट साइड एक कन्विंसिंग स्टोरी हमें लगता था आज से 2 साल पहले तक। पिछले 2 साल में दो तरह की एवोल्यूशन हुई है। एक तो जेस्टेशन पीरियड में जो 8-8 10-10 साल से फॉर्मेट्स थे, जैसे जूडियो था जो पहले फैशन यात्रा था, फिर बाद में जूडियो बना, स्टार बाजार है 10 साल से है, एटसेट्रा। ये वाले फॉर्मेट्स का स्टोर लेवल ब्रेक इवन हुआ, कॉर्पोरेट लेवल ब्रेक इवन हुआ, प्रॉफिटेबिलिटी आई एंड फिर ट्रेंट ने इसको रैंप अप किया है। रैंप अप ऐसा किया है कि बिजनेस मॉडल में यूनिकनेस है। ऐसा नहीं है कि जूडियो का वही बिजनेस मॉडल है जो आमतौर पे फैशन रिटेलर में फॉलो हो रहा है। यूनिकनेस है बिजनेस मॉडल में, जैसे पहले साल में कैसे कोको रहता है कंपनी ऑन कंपनी ऑपरेटेड, दूसरे साल से बदल जाता है, एंड दैट फ्रीज अप कैपिटल, एक्सपैंड्स एट अ फास्टर रेट एटसेट्रा। सो इसी तरह का भी स्टार बाजार हमें दिख रहा है। सो दैट्स वन पीस। पुराने लंबे जेस्टेशन पीरियड वाले फॉर्मेट्स आर रीचिंग अ पॉइंट ऑफ स्केलेबिलिटी एडिंग ऑन टू वेस्ट साइड। दूसरा एक जो पीस है, ट्रेंट हैज इन आवर व्यू started evolving into let me call it a retail format incubator, as in Mizbu, Samo. There are a variety of other formats also that are being put in the pipeline. जरूरी नहीं है सारे फॉर्मेट सक्सेसफुल हो किसी भी रिटेलर के लिए, कोई बड़ी बात नहीं है। कुछ फॉर्मेट ट्रेंड के भी फेलियर हो, लेकिन जिस तरह से मैनेजमेंट अब अप्रोच कर रही है, जिस तरह से मैनेजमेंट टैलेंट की कैपेबिलिटी बना रही है, कैश जनरेशन एक्सेलरेट हो रहा है और नए फॉर्मेट अवन में डाले जा रहे हैं, इंक्यूबेशन में डाले जा रहे हैं। ये एक नया फेज ऑफ एवोल्यूशन है ट्रेंड का, जो आज से 2-3 साल पहले तक दिखता नहीं था। सो दैट इज वन ऑफ द मेन रीजंस व्हाई हमारा कन्विक्शन मोर रिसेंटली ज्यादा बढ़ा एंड हमने इसको ऐड किया है अपने पोर्टफोलियो में। टेक्नोलॉजी में कुछ ऐसा मौका मिला है कुछ नया खरीदने के लिए? टेक्नोलॉजी में अभी तक नहीं, एज इन हमारे पास TCS है। Same disclaimer, it's across all of our portfolios, our clients' portfolios, friends, family. TCS large cap portfolio में, LTTS Tata Elxsi mid cap portfolios में है हमारे पास। One thing we are watching out for is Gen AI, generative AI. It can actually be an opportunity to drive disruption, or it can actually be a reason to consider it as a risk. तो ये उस चीज पे थोड़ा सा we are just trying to understand that as time progresses, clarity emerges and our conviction builds on either side, we might make changes related to technology, but at the moment कुछ पिछला 1-1.5 साल में technology related changes नहीं किया है। NBFCs में आई थिंक बजाज फाइनेंस है शायद आपके पास, कोई और? बजाज फाइनेंस लार्ज कैप में, चोला स्मॉल कैप में, ये 2 लार्ज। हाँ, तो चोला का थीसिस अभी भी इंटैक्ट है। चोला ने कंसिस्टेंटली आउट परफॉर्म किया, लेकिन जस्ट लास्ट 3 महीने में शायद थोड़ा श्रीराम ने आउट परफॉर्म किया उसको। As a share price, perhaps yes, but fundamentally speaking, Chola in fact is going from strength to strength. आज से 2-3 साल पहले तक 1 or 2 लाइंस में ही चोला का डोमिनेंस होता था, एंड नाउ the company is coming out very strongly as a wider spectrum NBFC, let me call it like that, and so fundamentally speaking हमारा conviction काफी high है। अब ऑटो साइड पर रक्षित, क्योंकि अब क्लियरली टू व्हीलर साइड पर कंपनियों ने कहा है कि थोड़ा सा पिकअप देखने को मिला है ग्रामीण इलाकों में, पूरी तरह से नहीं, लेकिन इस फेस्टिव सीजन में वो साफ हो जाएगा कि वाकई में कितनी डिमांड उभर कर आई है। यहाँ पर कितना एक्सपोजर अभी भी और जोड़ा जा सकता है? कुछ आप लोग क्या कर रहे हैं? क्योंकि ट्रैक्टर साइड पर तो इट्स एज गुड एज नथिंग, वहाँ पर कुछ ग्रोथ ही नहीं है। सॉरी, राइट, नो, ऑटो में एक तो है कि साइकिल को ही खेलना सिर्फ, और दूसरा है एक स्ट्रक्चरल स्टोरी पिकअप करना पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए। तो साइकिल को खेलने के लिए काफी सारे ऑटो के स्टॉक्स हैं, ऑटो काफी सिक्लिकल रहता है उस हिसाब से, लेकिन जो हमारा फिलॉसफी है ज्यादा स्ट्रक्चरल ओरिएंटेड, उसमें हमारे पोर्टफोलियोज में एक आयशर ही है amongst the OEMs. In some of our portfolios we have Aysher, and Aysher में it's quite interesting the way this company is also evolving.
both on the bike side as well as on the Volvo side. On the bike side particularly, success in variants of the 350cc and 400cc band, and even in the higher cc bikes, हमारे को काफी encouraging लगा है. This is no more just a single variant company of Royal Enfield, etc. At the same time, हमारे को जो समझ में आ रहा है, competition जरूर Hero and some of the other companies are coming in with different kinds of models here. But जिस मजबूती से Eicher प्रोग्रेस कर रहा है, हमें लगता नहीं है कि कंपटीशन का अभी उतना बड़ा थ्रेट है that we should weigh in our view on Eicher. So yeah, so apart from that, we don't have exposure much. ओके रक्षित, यहीं पे एंड करेंगे आज. थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए. मार्केट में इस समय एक मूव आया जरूर हर्षदा, लेकिन फिर थोड़ा सा वो कोलैप्स हुआ. तो एक काम करते हैं, BTST और STBT कॉल्स लेते हैं, उसके बाद फिर डीलिंग रूम की बात करेंगे और कल की स्ट्रैटेजी पर आएंगे. तो शुरू करते हैं. गाबा सर बताइए, BTST या STBT? BTST बिल्कुल. और मुझे लगता है BHEL पर ध्यान देना चाहिए ऑन द लॉन्ग साइड. बढ़िया मोमेंटम है, पुल अप भी अच्छा है. ट्रेड करा 128 पर BHEL, स्टॉप होगा 126 का. वेरी गुड चांस 135 तक जा सकता है BHEL. 133 के लिए बाय कॉल, 5.5% ऊपर है. रुचित, आपका ट्रेड? ये BTST रहेगा अपोलो हॉस्पिटल्स में. सो आइडियली थोड़े पोजिशनल चार्ट्स देखें तो 4700 4750 की रेंज में काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस्ड स्टॉक है, और अब मोमेंटम रीडिंग्स एक पॉजिटिव क्रॉसओवर्स के वर्ज पर है. तो यहाँ पे एटलीस्ट एक पुलबैक मूव स्टॉक में एक्सपेक्ट कर सकते हैं. 4840 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करके जाए 4960 के टारगेट्स के लिए. शिल्पा जी, आपका ट्रेड क्या रहेगा? मेरा भी BTST रहेगा. मुझे IRCTC अच्छा लग रहा है. यहाँ पे 650 पे बहुत अच्छा सपोर्ट है, तो वही स्टॉप लॉस होना चाहिए, और यहाँ पे 670 से 680 के टारगेट्स आपको मिल जाएंगे. रचना जी, आप क्या पिक करेंगे? जी, मेरा लॉन्ग ट्रेड रहेगा मैकडॉनल्ड्स के फ्यूचर्स में. मैकडॉनल्ड्स में 1050 पे स्टॉप लॉस लगा के हम लॉन्ग करेंगे फ्यूचर्स को फॉर अ टारगेट ऑफ 1065 एंड 1074. ओके, चलिए सारी कॉल्स हुई यहाँ पर. एक बार जरा 2-3 स्टॉक्स और. अच्छा, मानस की कॉल रहेगी. मानस, आपका क्या ट्रेड रहेगा? जी, देखिए अशोक लेलैंड के फ्यूचर में खरीदारी करेंगे. स्टॉक ने 200 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया और आज वी शेप रिकवरी देखने को मिली है. एक ब्रेकआउट देखने को मिला है 168 के ऊपर इंटरडे चार्ट पे. तो इसके फ्यूचर में खरीदारी करिए. 169 के भाव चल रहे हैं. 167.50 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और 172.50 जो कि 20 मूविंग एवरेज है, और उसको स्टॉक टेस्ट कर सकता है. तो फ्यूचर में खरीदारी करनी है अशोक लेलैंड के. ऑप्शन में भी आप ट्रेड ले सकते हैं. 170 वाला कॉल ऑप्शन 3 रुपए 70 पैसे का ट्रेड हो रहा है. वहां पर 3 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी करिए और 5.5 रुपए के टारगेट सेट करिए. ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए अशोक लेलैंड पर व्यू. तेजी के ही ट्रेड्स लार्जली आए हैं. चलिए, कुछ देर पहले हम डाबर के नंबर्स की बात कर रहे थे. इस तिमाही में हमने देखा है मुनाफे में 5% तक की वृद्धि, आय भी 7% बढ़कर आई है, मार्जिन्स हल्के से बढ़े हैं, लेकिन वॉल्यूम ग्रोथ अनुमान से कुछ कम रही है. ये 3% पर आई है, जहां पर एक्सपेक्टेशन 4 से 5% का था. हमारे साथ इस समय डाबर इंडिया के CEO मोहित मल्होत्रा जुड़ रहे हैं. मोहित जी, स्वागत है आपका. ये वॉल्यूम ग्रोथ पर अगर आप कुछ और टिप्पणी दे सकें, 3% तक की एकदम मिड सिंगल डिजिट, क्या स्कोप है इसे और बेहतर करने का थर्ड क्वार्टर फोर्थ क्वार्टर में? या मैडम, पिछले क्वार्टर के अंदर हमारा बेवरेज बिजनेस डिक्लाइन हो गया 10% से, इसीलिए आपको वॉल्यूम में नहीं दिख रहा है अपसाइड. जो बाकी बिजनेसेस हैं, हेल्थ केयर और HPC, वो हमारे 6% से ग्रो करे हैं, बैक्ड बाय वॉल्यूम ग्रोथ ऑल्सो ऑफ अराउंड 6%. अब जैसे ही चलते हैं हम थर्ड क्वार्टर के अंदर, थर्ड क्वार्टर में हमने देखा हमारा बेवरेज का भी ग्रोथ अब शुरू हो गया और फेस्टिव सीजन भी अप्रोच कर रहा है, तो हम हाई सिंगल डिजिट ही एक्सपेक्ट करेंगे वॉल्यूम ग्रोथ होने की. और प्राइस इंक्रीज कम हो रहे हैं, वॉल्यूम ग्रोथ से ही बिजनेस ट्रेंड अप होगा गोइंग फॉरवर्ड. और साथ ही रूरल मार्केट के क्या साइंस है, क्योंकि अब तक एक क्लियर कट कॉन्फिडेंस किसी कंपनी की तरफ से नहीं आ रहा है. आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है? हमने जो देखा और जो सिंडिकेटेड डेटा भी बताता है, रूरल ग्रोथ 2 क्वार्टर पहले अराउंड 0.4 थी, उसके बाद क्वार्टर में अराउंड 4 हो गई. अब हम देखते हैं रूरल ग्रोथ अराउंड 6.7 है और सारी वॉल्यूम ग्रोथ है. ग्रेजुअली स्लोली रूरल इज
कमिंग बैक, गवर्नमेंट ने एमएसपी भी बढ़ा दिए हैं और जो सोइंग हुई है विंटर क्रॉप की वो भी अच्छी हुई है। इलेक्शन सीजन अप्रोच कर रहा है तो थोड़े बहुत सॉफ्ट्स भी जाएंगे, कंटिन्यूड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट हो रही है, तो लॉन्ग टर्म ट्रेंड और मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म रूरल के लिए तो पॉजिटिव ही है। और वो लो बेसिस से अब रिकवरी हो रही है, जाते हुए भी आप देखें तो लो बेस है, लो बेस के ऊपर तो ग्रोथ आएगी अब रूरल की। सो आई एम वेरी पॉजिटिव अबाउट रूरल एंड आई थिंक रूरल विल ओनली ट्रेंड अप। और अर्बन तो अच्छा कर ही रहा है, ड्रिवन बाय मॉडर्न ट्रेड एंड ई कॉमर्स चैनल। अगर आप देखें पिछले 3-4 क्वार्टर्स में गैप बिटवीन अर्बन एंड रूरल भी नैरो हो रहा है, तो पहले अराउंड 100 basis points से गैप नैरो हो गया है in the last quarter that you see, which are all telltale signs कि rural recovery is in progress. Last quarter में थोड़ा impact हुआ था because August में rain कम हो गई थी काफी, इसीलिए sentiment काफी negative हो गया था rural के अंदर. But I think going forward September में फिर rainfall has been above average and going forward I think rural is on a recovery but a little slow recovery. That's the only point. ओके मोहित, गुड आफ्टरनून। एक सवाल, अब डेंटल पोर्टफोलियो में इस समय आपका क्या परफॉर्मेंस रहा और यहाँ पर क्या आउटलुक है? ओरल केयर पोर्टफोलियो में हमारी ग्रोथ अराउंड 8.5% की हुई है और ओरल केयर में डाबर रेड इज द नंबर इन ओरल केयर, वी आर द नंबर 2 कंपनी इन होल ऑफ इंडिया। एवरी सेकेंड हाउस होल्ड इज अ डाबर ओरल केयर यूजर। 20 बेसिस पॉइंट से हमारा मार्केट शेयर इंप्रूव हो गया है डाबर रेड फ्रेंचाइज में और कंटिन्यूसली ग्रो। अगर आप हर्बल कैटेगरी भी देखें, हर्बल कैटेगरी भी 100 बेसिस पॉइंट से इंप्रूवमेंट हुई है इस क्वार्टर में, फ्रॉम कन्वर्शन फ्रॉम नॉन हर्बल टू हर्बल। सो ऑल दिस इज ट्रेंडिंग वेल और डाबर बेनिफिशियरी रहता ही है हर्बल ट्रेंड की तरफ और नेचर बैक टू नेचर ट्रेंड की तरफ। ऑलराइट, चलिए फिर बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए मोहित जी। थैंक यू सो मच और ऑल द बेस्ट आपको अगले। थैंक यू फॉर हैविंग मी, थैंक यू वेरी मच। चलिए, बात हो गई डाबर की, अब फटाफट यतिन के पास चलते हैं और डीलिंग रूम से जो फीडबैक मिल रहा है वो जान लेते हैं। यतिन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। दो स्टॉक्स जो आज फोकस में, सबसे पहले आईजीएल और एमजीएल, और दोनों ही गैस स्टॉक्स में डीलर्स का मानना ये है कि शॉर्ट कवरिंग हो रही है और जो मैनेजमेंट का कॉन्फ्रेंस कॉल में क्लैरिफिकेशन था कि कमर्शियल यूजर्स जो हैं अनुमान से कम है, जिसके कारण जो है एनालिस्ट अपने एस्टिमेट्स पहले से थोड़े बहुत ट्वीक करेंगे पॉजिटिव साइड पे। तो डीलर्स का मानना यह है गैस स्टॉक्स में शायद 2 से 4% की ट्रेडिंग अपसाइड बन सकती है और शायद इसीलिए यहाँ वो बीटीएसटी की सलाह अपने क्लाइंट्स को दे रहे हैं। तो एमजीएल और आईजीएल ये दोनों ही स्टॉक्स डीलर्स के मोमेंटम रेडार पे हैं। और आखिर में बैंक ऑफ बड़ौदा, यहाँ भी डीलर्स जो है पोजिशनल बाय कॉल दे रहे हैं 210 से लेकर 215 तक के टारगेट्स के लिए। और पीएसयू बैंक्स में काफ़ी सारे डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स खरीदारी कर रहे हैं और बैंक ऑफ बड़ौदा एक स्टॉक है जहां डीलर्स को लगता है ये ट्रेडिंग मोमेंटम बरकरार रहेगा। स्टॉक लगभग अपने डेज हाई पे भी ट्रेड कर रहा है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा इनफैक्ट पीएसयू स्टॉक्स में अच्छा खासा रुझान देखा भी गया है पीएसयू बैंक्स में। शुक्रिया यतिन इस अपडेट के लिए। लेकिन मार्केट का क्लोज किन लेवल्स पर हो रहा है आखिरी 10 मिनटों में देखिए सिचुएशन क्या है। 19,175 का हाई और इस समय हम 19,134 पर ट्रेड करते हुए, तो हल्का सा कूल ऑफ जरूर है। अनुज, कैसे, ठीक ही क्लोज है या फिर खुश हैं? इतनी ठीक क्लोज है। देखिए, खुश तो मैं होता अगर 19,200 क्रॉस हो जाता, लेकिन वो मुझे लग रहा है आजकल क्या हो रहा है ना हर्षदा, आजकल एक्सपायरी वाले दिन मार्केट वो मोमेंटम नहीं दिखा रहा है, अगले दिन मार्केट मोमेंटम आता है। मेरे ख्याल से आज आप लॉन्ग कैरी करें मार्केट में, कोई दिक्कत नहीं है। और मार्केट का जो पैटर्न है वो बहुत शानदार है, लोज लगातार हायर बन रहे हैं, हाइज भी ठीक ठाक हैं मार्केट में। लॉन्ग पोजीशन कैरी करिए और 19,233 निकलेगा, गैप के साथ निकलेगा। एफआईएस अभी भी शॉर्ट हैं, वो शॉर्ट कवरिंग आनी है अभी भी। हाँ, बस आज के लो का जो है वो स्टॉप लॉस होगा। अब चाहे तो आप अपने आप को हेज कर लें, लेकिन मुझे लग रहा है कल भी गैप अप होगा। आज यूएस मार्केट्स के फ्यूचर सारे ऊपर हैं और जिस तरीके से बॉन्ड यील्ड्स कर रही हैं काम, मुझे लगता नहीं कि कोई आपको नेगेटिव क्यों मिलना चाहिए। तो मार्केट ने बहुत कुछ एब्जॉर्ब किया है और बस एक चीज़ मैं कहूँगा कि निफ्टी पे लेके जाएं लॉन्ग पोजीशन, बैंक निफ्टी में नहीं। बैंक निफ्टी में अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं है। निफ्टी में ट्रेड अच्छा है, बैंक निफ्टी में अभी भी जब तक आप 43,200 क्रॉस ना कर लें तब तक बैंक निफ्टी में लॉन्ग नहीं बनेगा। एक बार 43,200 क्रॉस हो जाएगा तो बैंक निफ्टी में भी लॉन्ग होगा, लेकिन अभी निफ्टी पर फोकस करें। एक और चीज़ आप कर सकते हैं, अपने मिड कैप्स कैरी करें। अब मुझे लग रहा है कि मिड कैप्स में 2-3 दिन की रैली बाकी है, हो सकता है कि उसके बाद एक और करेक्शन आ जाए, लेकिन अभी 2-3 दिन की, क्योंकि आज फर्स्ट डे है बिग मूव का मिड कैप्स में,
और नॉर्मली 2-3 दिन चलता है ये मूव, तो मुझे लग रहा है कि और 2-3 दिन पॉसिबल है कि मिड कैप्स में रैली आए और निफ्टी ओवर बैंक निफ्टी मेरे ख्याल से। निफ्टी ओवर बैंक निफ्टी एक बड़ा ट्रेड। वैसे निफ्टी बैंक भी कोशिश कर ही रहा है अपने आप को संभालने की 43,030 के आसपास 300 पॉइंट ऊपर। अच्छा, एक ट्रेड जो थोड़ा सा अब एक्शन दिखाने लगा है, मारुति आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे 10,337 के आसपास। आपको याद होगा अर्लियर पार्ट ऑफ द वीक में ये सारी ऑटो कंपनियों में अच्छा करेक्शन देखने को मिला था, अब 1% का आ रहा है स्पाइक जाते जाते। मानस क्या ट्रेड लेंगे? नहीं, मैं थोड़ा वेट करूंगा क्योंकि सही है कि लोअर लेवल पे बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है, लेकिन स्टॉक अभी भी 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है और इंटरडे चार्ट में भी कहीं पर रिवर्सल के साइन अभी तक दिखे नहीं है। तो आई थिंक वेट करिए, 10,400 के ऊपर ही यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए। ओके, 10,400 के ऊपर ही, लेकिन आज थोड़ा सा रिकवरी निचले स्तरों पर आती हुई। इनफैक्ट ये मारुति में हुआ है, हीरो मोटोकॉर्प में भी हुआ है, लेकिन हीरो मोटोकॉर्प अभी भी नेगेटिव साइड पर ही ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। एक और स्टॉक जहां पर इस थोड़ी सी जोर लगाया है ट्रेडर्स ने, वो M&M भी दिख रहा है। तो M&M और साथ ही साथ टाटा मोटर्स, इन ऑटो काउंटर्स में शिल्पा कोई दम कल के लिए? यहाँ पे M&M और टाटा मोटर्स की बात करेंगे तो टाटा मोटर्स ज्यादा वेल प्लेस्ड है। यहाँ पे 430 पे इसका अच्छा सपोर्ट बन गया है, तो आप यहाँ पे 630 के स्टॉप लॉस से आप यहाँ पे डेफिनेटली एक अपसाइड मूव ले सकते हैं। ये आपको 660 670 जोन्स वापस दिखाएगा, लेकिन थोड़ा ये शायद कंसोलिडेट कर रहा है, बट देन अगेन वेरी फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड आपको यहाँ पे एक्यूमुलेशन करना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ मैं कहूँगा हर्षिता, एक चीज़ अगर आप नोटिस करेंगे, अगर आपने इस मार्केट को आज की कॉल के थ्रू अप्रोच किया होगा तो आपका लॉस रहा होगा मार्केट में, क्योंकि स्पेशली आउट ऑफ द मनी। लेकिन अगर आपने 19,200 की अगले हफ्ते की कॉल ली होती, तो आपने अगर किसी भी प्राइस पे ली होती तो वो ऑलमोस्ट हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर बंद हो रही है। और डे के लो से, तो डे का लो 60 रुपये था 19,200 की कॉल का। हाँ, ये देखिए अगले हफ्ते की जो कॉल है 105 रुपये, आज का हाई था 110 रुपये और बीच में जो लो आ गया था वो 60 रुपये। अब अगर आपने आज की ही 19,200 की कॉल लो पे ली होती तो आपका बिल्कुल पैसा नहीं बना होता। इनफैक्ट 19,150 की कॉल में भी पैसा नहीं बना होता। इसके लिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आप ना अगले हफ्ते की कॉल पे फोकस करिए। उसमें होता क्या है ना, उसमें एक और चीज़ होती है, उसमें अगर आपने ट्रेंड पकड़ लिया ना, फिर होता क्या है कि जैसे कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, कल बैंक निफ्टी की वो कॉल चली ही नहीं, लेकिन वो अगर आपने अगले वीक की एक्सपायरी की ली होती तो वो कॉल्स आज चलती है आपकी सुबह। अब ये हो सकता है कि ये अगले हफ्ते की 19,200 की कॉल वैसे आज भी लोअर लेवल से रिकवर हो गई, कल ये हो सकता है 104 वाली आपको 150 160 दिखा दे। ये पॉसिबल है, क्योंकि कल अगर हल्का सा भी गैप अप हो गया 100 पॉइंट का, तो उससे एक और फ़ायदा होता है आपको। उससे एक फ़ायदा ये होता है कि उस दिन की कॉल अगर आप ना लें और अगले हफ्ते की कॉल लें, तो आप उस दिन का जो वॉलेटिलिटी होती है ना, उससे बच जाते हैं। मतलब आज की जो वॉलेटिलिटी हुई है उसमें जितने लोगों ने आज की कॉल ली होगी ना, या तो सबके स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हुए होंगे या वो कॉल जीरो हो गई होगी। अगर आपने अगले हफ्ते की कॉल ली होती और एक लॉजिकल स्टॉप लॉस लगाया होता, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स इवन लो ऑफ द डे पे वो स्टॉप लॉस नहीं लगा होता। जैसे एक कॉल थी, इसका लो गया था करीब करीब 60 रुपये, ठीक है। तो ये एक स्ट्रैटेजी होती है, हमेशा मैं बोलता हूँ कि उस दिन की कॉल सिर्फ तभी लें जब मार्केट एकदम मोमेंटम दिखा रहा है। जैसे आज फॉर एग्जांपल अगर आप 19,200 क्रॉस कर लेते फर्स्ट आवर में और वो वापस फिर 19,200, तब आप चेज कर सकते हैं उस दिन की कॉल। अदरवाइज हमेशा बेटर रहता है कि अगले हफ्ते का ऑप्शन लें आप। वैसे तो महीने का ऑप्शन ले तो सबसे अच्छा होता है, लेकिन अगले हफ्ते का लें, उस दिन का ना लें, इस चीज़ का ध्यान रखें। थोड़ा सा वीक टू वीक, एक हफ्ता आगे चलेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा, आज वैसे एक जो आप मिड कैप्स का मेंशन कर रहे थे अनुज, अब देखिए SGVN, भेल जैसे काउंटर्स, NBCC जैसे काउंटर्स, ये सब भाग गए और ये वैसे भी तेजी वाले खिलाड़ी थे। अब वहाँ जहाँ और GMDC जिसके नंबर्स खराब आए तो लकीली वहाँ से लोग दूर रहे। मुझे ऐसे डर था कि GMDC में लोग आज की गिरावट का फायदा ना उठाए, लेकिन नंबर्स खराब है तो उसको छुआ नहीं है ज़्यादा। बिल्कुल, आज नंबर्स खराब है, छुआ नहीं। वैसे मैं एक चीज़ कहूँगा, और ये रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन मैंने क्योंकि GMDC का थोड़ा स्टडी किया है हर्षिता, एक अपॉर्चुनिटी आपको, अगर ये स्टॉक वापस और थोड़े लोअर लेवल पे आ जाए, लेकिन इसमें वन वे रैली हुई थी 200 से लेके सीधा 415 तक की एक वन वे रैली हुई थी। ये देखिए, अब मतलब इतनी बड़ी डिक्लाइन के बाद भी ये स्टॉक इस साल में देखिए 110% के करीब की तेज़ी में है। मेरे ख्याल से 270 280 अगर आपको मिले यहाँ पर, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर ज़रूर पूछेगा, क्योंकि ये बैकवर्ड लुकिंग नंबर्स हैं और इस पर ना एक इनका इशू था, रेंज की वजह से ये क्वार्टर वीक था, सीजनली वीक क्वार्टर था रेंज की वजह से। और इसमें स्टोरी जो है ना वो सारी की सारी रेयर अर्थ की है कि आगे जाके रेयर अर्थ वाला मामला आएगा कि नहीं आएगा। तो खैर
रिस्की है, लेकिन मेरे ख्याल से जो जिस लेवल पे पहुंच गया था वहाँ से अब अच्छा खासा करेक्ट हो गया। थोड़ी और करेक्शन अगले 1-2 महीने में शायद मिले, तो मेरे ख्याल से लैप ऑन करिए, लेकिन आपने फाइनेंशियल एडवाइजर जरूर पूछिएगा। चलिए आखिरी 1.5 मिनट बॉल की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं मार्केट कहां पर जाकर टिकता हुआ दिखाई दे रहा है। 19,145 ये है लेवल आपके लिए निफ्टी का। तो हम डे हाई से करीब 30-35 पॉइंट नीचे हैं। निफ्टी बैंक देखिएगा तो 300 पॉइंट की बढ़त, लेकिन आज के तो स्टार्स मिड कैप्स ही हैं, करीब 545 अंकों का इजाफा। अच्छी तेजी बनती हुई दिखाई दी है। हम करीब 2:1 के रेशियो पर ट्रेड करते हुए दिखाई दिए थे। टेक्नोलॉजी काउंटर्स में आज अच्छा मूव देखने को मिला है। निफ्टी आईटी आपको 270 पॉइंट ऊपर दिखाई देगा। आप मेटल इंडेक्स देखेंगे तो वहां पर भी 100 पॉइंट से ज्यादा के मूव्स देखने को मिले थे। ऑटो इंडेक्स में निचले लेवल से कुछ रिकवरी के साइंस बाजार बंद होते होते दिखाई दिए हैं, तो वो भी अब हल्का सा 0.1% के आसपास आया। बैंक्स की तरफ से हाँ हमने देखा है थोड़ा सा संकोच था, इसीलिए निफ्टी बैंक आधे % के आसपास तक के गेंस दिखा रहा है। मिड कैप के लिए एक बहुत ही तगड़ी तेजी का सत्र बना है। कुछ स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। पहले तो वो मिड कैप काउंटर्स, आज के 2 बड़े मूव्स आरईसी पीएफसी, जहां पर हमने देखा है सीएलएसए का भी एक स्ट्रॉन्ग मूव आउटलुक आया है आरईसी पर। 6-7% के गेंस उधर बनते दिखाई दिए। भेल में देखिए बहुत तगड़े गेंस, करीब 5-5.5% तक की तेजी पर ये स्टॉक जाकर टिकता हुआ दिखाई दिया है। ये एफएनओ के कुछ आउट परफॉर्मर्स रहे हैं। डेल्टा, इंडस टावर जैसे स्टॉक्स में भी आज तेजी देखने को मिली है। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा जेके टायर पर भी अच्छे नतीजों पर क्या स्टॉक भागा और करीब 8-9% तक के गेंस पर ये जाकर टिक रहा है। 2 एक्सीडेंट्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। एक तो है सिरमा एसजीएस, जहां पर एक बड़ा धक्का लगा है। आज नंबर्स के बाद वो स्टॉक अच्छा खासा करेक्ट होता हुआ दिखाई दिया। सिरमा एसजीएस लेकर आइएगा, वहां पर हमने देखिए मुनाफा वसूली अच्छी खासी 12% नीचे। अब आपके लिए हीट मैप लेकर आएंगे। आज वैसे दिन तो हम छोड़ रहे हैं, 19,145 के लेवल्स पर निफ्टी जाकर टिका है। निफ्टी बैंक में भी हमने देखा 350 पॉइंट से ज्यादा की बढ़त। आज की स्क्रीन काफी रौनक वाली दिख रही है, अच्छी तेजी दिखाई दे रही है। ब्रिटानिया, हिंडाल्को, इंडसइंड बैंक के टॉप परफॉर्मर्स थे। ऑटो कंपनियों में आयशर में अच्छी खासी खरीदारी बनती दिखाई दी। इनफैक्ट टाटा मोटर्स, एमएनएम जैसे स्टॉक्स ने फॉलो थ्रू दिखाया है, आज कुछ खरीदारी आई है। टाटा स्टील एक बहुत बढ़िया रिवर्सल दिखाता हुआ 1.5% जाकर टिका है ऊपर। टाइटन के नंबर से पहले 3200 का स्टॉक आ चुका है। एक्सिस बैंक में खरीदारी, एसबीआई में तेजी। सुबह में हम मेंशन कर रहे थे टेक्नोलॉजी काउंटर्स पर आपकी नजरें होनी चाहिए। टीसीएस 1% ऊपर। एचसीएल टेक में हमने देखा 1.1% तक का इजाफा। आज एलटीआई, माइंडट्री जैसे काउंटर्स में भी थोड़ी सी खरीदारी थी, लेकिन बाजार बंद होते होते आधे % से हल्का सा मूव देखने को मिला है। टेक महिंद्रा ने साथ नहीं दिया। हीरो मोटो, बजाज ऑटो में दबाव देखने को मिला है। अदानी एंटरप्राइजेज, ओएनजीसी, डीवीज ये दूसरे काउंटर्स थे जहां पर हल्की मुनाफा वसूली देखने को मिली है। लेकिन आज का दिन अच्छा है, डिसेंट क्लोज देखने को मिला और मिड कैप्स में मोमेंटम लौटता हुआ दिखाई दिया है। अब सीधा सौदा में आशीष और नीरज के बीच का मुकाबला, किस तरह के रिटर्न्स बने वो आपकी स्क्रीन पर देखिए। तेजी में जेके टायर, रिस्पॉन्सिव इंडस्ट्रीज, ओरिएंट ग्रीन नंबर्स के बल पर तेजी रही है। जेएमडीसी खराब नतीजे, मुनाफा वसूली देखी गई। नेटवेब, थॉमस कुक और केआईसी के साथ आईओसी तेजी वाले ट्रेड्स जो नीरज ने आज सुबह में आइडेंटिफाई किए थे। तो ये है आपके लिए आज की स्थिति और आज का क्लोज जो 156 अंक ऊपर है। बिल्कुल। खैर एनीवे, अब कल फ्राइडे, तो कल सेंसेक्स की एक्सपायरी और देखते हैं फिर। मेरे ख्याल से आज की क्लोजिंग अच्छी है और कल भी मार्केट में शायद एक गैप अप भी मिलेगा और देखते हैं कल फिर हम 19,233 हश्ता निकाल पाते हैं। तो नजर उन लेवल्स पर जरूर रहेगी। चलिए कल सुबह में मुलाकात होगी हम सबकी 6:57 पर। तैयार रहिएगा आप भी नए ट्रेड्स, नए आइडियाज, नई खबरों के लिए। लेकिन खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, आप बने रहें CNBC आवाज के साथ।